अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे घर में हमारे दादाजी हो या नानी जी, वे बात बात पर किसी पुरानी बात या किसी पुरानी कहावत का यूज करते हैं। कभी कभी तो वो ऐसी भी कहावतें बोलते हैं जो हमने सुनी भी नहीं होती। क्या आप जानते हैं इन कहावतों को किन किताबों में लिखा गया है या किस ग्रंथ में इनको बताया गया है? कोई नहीं जानता, पर फिर भी ये सब कहावतें हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बनी हुई है। जैसे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इन कहावतों को कोई याद नहीं करता, पर इन कहावतों को ऐसे सरल और आसान तरीके से बनाया गया है कि हम न चाहकर भी इन्हें भूल नहीं पाते। अब हम आपको यही बात आज की टेक्नोलॉजी भरी लाइफ से जोड़कर बताते हैं। आज जब हम सोशल मीडिया पर या टीवी एडवर्टीजमेंट में कुछ ऐसे ब्रांड्स का एड या किसी ब्लॉग का टाइटल देखते हैं, उसी पर रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों को इस तरह से लिखा जाता है कि यूजर उसे ओपन किए बिना नहीं रह पाता है। बस यही कौन सा तरीका है जिससे लोग आपकी बातों को आसानी से मान लेते हैं। यही सीक्रेट और ट्रिक्स आप मेड टू स्टिक की बुक समरी में समझ पाओगे। आपको बता दें, इस बुक के ऑथर चिप हिथ और डैन हिथ हैं, जिन्होंने इस गुत्थी को सुलझाने में अपना बहुत वक्त दिया है और अपने ही एक्सपीरियंस और रिसर्च को मेड टू स्टिक बुक के जरिए लोगों के साथ बांटा है। इसी बुक की समरी बताएंगे ताकि आप समझ जाएं कि कोई भी एडवर्टीजमेंट या कैंपेन लोगों को अट्रैक्ट और एग्री करने के लिए कौन सी ट्रिक्स के साथ बनाए जाते हैं, ताकि वो लोगों के दिमाग में फिट हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों पर उसका इम्पैक्ट पड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशु। क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि क्यों कुछ बातें हमारे दिल और दिमाग में छप जाती है, हम उन्हें कई सालों तक भूल नहीं पाते, लेकिन क्यों कुछ बातें हमारे दिमाग से ऐसे निकल जाती है जैसे वो कभी हमारी लाइफ में घटी ना हो? ऐसे कुछ सवालों के जवाब चिप हिथ और डैन हिथ ने अपनी बुक मेड टू स्टिक में दिए हैं। तो अगर आप ये समझना चाहते हैं कि कैसे किसी भी आइडिया को बेहतर बनाएं और लोगों को अपनी बात ठीक तरीके से समझा पाएं और उन पर अपना इफेक्ट छोड़ पाएं, या फिर अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो और आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर्स को आपका प्रोडक्ट और मैसेज दोनों याद रहे, तो ये बुक समरी आपके ही काम की है। सबसे पहले हम स्टिकी आइडिया को सिंप्लीफाई करते हैं। वो आइडिया जो लोगों को इजीली समझ में आ जाए, जिसे लोग आसानी से याद रख सकें और जो लोगों को काफी समय के लिए इन्फ्लुएंस कर सके। ऐसे आइडिया लोगों के ओपिनियन को भी चेंज कर सकते हैं और बिहेवियर को भी। ऑथर ने इसी स्टिकी आइडिया को समझने के लिए 6 खास मंत्र बनाए हैं, जिसे एक स्पेशल वर्ड के हर एक लेटर के साथ कनेक्ट किया गया है। और वो स्पेशल वर्ड है सक्सेस, जिसको पाने की कोशिश हर एक इंसान अपनी लाइफ में करता है और इसके लिए नए नए आइडियाज और एम को क्रिएट करता है। तो सक्सेस वर्ड में 7 लेटर हैं, पर ऑथर ने आखिरी एस को अनयूजफुल रखा है। शुरुआती 6 लेटर पर ही इन मंत्र और इस पूरी बुक की बुनियाद टिकी हुई है। और वो कैसे, इसे लेकर आगे बढ़ेंगे और जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। स्टिकी आइडिया को समझने के लिए जिन 6 मंत्रों के बारे में हमने डिस्कस किया, उनकी डिटेल में समझने से पहले शुरुआत हम ऑथर के दिए एक एग्जाम्पल से करेंगे, जहां से आपको 6 मंत्र का कॉन्सेप्ट क्लियर होता दिखेगा। किसी बार में एक बिजनेसमैन जाता है जिसका नाम डेव है। डेव के पास एक खूबसूरत महिला आती है और उसे बियर ऑफर करती है। वो उसे पीता है और फिर उसकी आंखें कई घंटों के बाद किसी होटल के बाथ टब में खुलती है, जहां उसको एक नंबर मिलता है। उस नंबर पर जब वो कॉल करता है तो पता चलता है कि उसकी किडनी निकाल ली गई है। मान लीजिए ये घटना आपने किसी न्यूज़पेपर में पढ़ी है। फिर उसके बाद आप एक दूसरी खबर पढ़ते हैं जो किसी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से रिलेटेड है। दोनों खबर पढ़ने के बाद आप अपने एक दोस्त को कॉल करते हैं और आप उस दोस्त को दोनों ही खबरों के बारे में बताते हैं। तो बता सकते हैं कौन सी खबर आपको ठीक से याद रहेगी या कौन सी खबर आप अपने दोस्त को बेहतर तरीके से बता पाएंगे? जाहिर है काफी लोग पहली वाली खबर से सहमत होंगे, क्योंकि पहली खबर ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसे याद रखना मुश्किल नहीं होगा। चाहे तो यूं मान लीजिए, अगर किसी भी बात को समझाने के लिए अगर आपको उसे बार बार बोलना पड़ रहा है, तो क्या वो एक अच्छा आइडिया है? शायद नहीं। इस बात को ऑथर के दिए एग्जाम्पल से ही समझते हैं। अगर पब्लिक को समझाना है कि मूवी हॉल में जो पॉपकॉर्न खाते हैं वो हेल्थ के लिए खतरनाक है, लेकिन ये बात लोगों को कैसे समझाएंगे कि ये लोगों को एक बार में समझ आ जाए और वो इसे खाना बंद कर दे? चलो अब आपको बताते हैं कि इस काम को करने वाले सिल्वर मैन ने क्या किया था। सिल्वर मैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों को बता दिया कि एक मीडियम साइज पॉपकॉर्न आपके 3 मील के खाने से भी ज्यादा फैट कंटेन करता है। जब ये खबर न्यूज चैनल में फ्लैश होने लगी, तब लोगों को बात समझ में आई और उन्होंने पॉपकॉर्न नहीं खाने का फैसला लिया।
हालांकि इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि अनहेल्दी पॉपकॉर्न स्टोरी किडनी हाइस्ट जितनी इंटरेस्टिंग नहीं बल्कि बोरिंग है, जो काफी देर तक न्यूज चैनल में नहीं रह सकती थी। फिर भी सिल्वरमैन जानते थे कि उन्हें अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है, जिसके लिए रिपीटेशन की नहीं बल्कि स्टिकी आइडिया की जरूरत थी। अच्छा ये बताइए, क्या इस बीच किसी को ये ख्याल भी आया क्यों कुछ आइडियाज लोगों पर इंपैक्ट डालने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और क्यों कुछ आइडियाज फेल हो जाते हैं? यही पता लगाने के लिए चिप और डैन ने 10 सालों तक रिसर्च की, लेकिन उन्हें कोई खास जवाब नहीं मिल पाया। आखिरकार कई रिसर्च के बाद पता चला कि अगर ये बात समझ आ जाए कि वो कौन सी ऐसी बात है जो किसी आइडिया को स्टिकी बनाती है, तो हम अपने मैसेज को भी इंप्रेसिव बना पाएंगे। दोनों भाइयों ने इस समस्या को कई एंगल से समझा। आगे की बात समझने के लिए ऑथर के दिए एक एग्जाम्पल को समझते हैं। ये किस्सा है 1960-70 में हो रही हैलोवीन पार्टी का, जहां शहर के बहुत सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स एंजॉय करने आए हुए थे। तभी एक खबर आई कि पार्टी में मौजूद सेब के अंदर रेजर ब्लेड को रखा है। खबर फैलते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, जिससे कई लोग घबरा गए। इस तरह का इंसिडेंट होना काफी डिसअपॉइंटिंग है कि कुछ बुरे लोगों की वजह से फैमिली इवेंट खराब हो गया। लेकिन फिर इस घटना ने अलग ही मोड़ लिया, जिसको सुनकर लोग हैरान रह गए। दरअसल एक रिसर्च के बाद चौंका देने वाला खुलासा हुआ। रिसर्च में पता चला कि ये सिर्फ एक अफवाह थी। हालांकि इस दौरान 2 बच्चों की डेथ भी हुई थी, लेकिन रिसर्च में सामने आया कि उनकी मौत की वजह कुछ और ही थी। इस घटना ने लोगों के बिहेवियर में चेंज किया था। लोग अपने पड़ोसियों तक को शक की नजर से देखने लगे थे, यहाँ तक कि कानून में भी कुछ चेंज करने पड़े थे। आखिर क्यों ये आइडिया जो एक अफवाह थी इतना सक्सेसफुल हुआ कि जिसने लोगों के सोचने के नजरिए को बदल दिया? दरअसल ये एप्पल वाली स्टोरी हो या पॉपकॉर्न वाली जिसे आप पहले सुन चुके हैं, दोनों की कहानी एक इमोशनल से इंस्पायर है। वहीं किडनी हाइस्ट भी इस लिस्ट में शामिल है। पहले में डर था, दूसरे में नफरत और तीसरे को याद करने की वजह सस्पेंस इमोशन होगा। इन सब बातों से यही कंक्लूजन निकला कि स्टिकी आइडिया के लिए कोई फार्मूला फिक्स नहीं है। ऐसे आइडिया को कुछ जनरल स्पेशलिटी की जरूरत होती है, या यूं कहें कि हर आइडिया में कुछ खास होना ही चाहिए जो आइडिया को सक्सेसफुल बना सके। अब वापस आते हैं अपने 6 लेटर मंत्र सक्सेस पर, SUCCESS पर, जिसके बारे में हम शुरुआत में भी बता चुके हैं। इस प्रिंसिपल को किसी भी स्टोरी या आइडिया की सक्सेस की यानी चाबी भी मान सकते हैं। जी हाँ, एक आइडिया को लॉन्ग टाइम तक याद रखवाने के लिए यही 6 प्रिंसिपल जरूरी होते हैं। यानी S से किसी भी मैसेज या आइडिया को सिंपल बनाएं, U से अनएक्सपेक्टेड रखें, C से मैसेज को कॉन्क्रीट बनाएं और दूसरे C से क्रेडिबल, E से मैसेज में इमोशन रखना न भूलें और लास्ट मगर नॉट लीस्ट अपने मैसेज को स्टोरी की तरह बताएं। हम सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रिंसिपल की, यानी कि सिंप्लिसिटी। आप हमें एक सवाल का जवाब दीजिए कि किसी मैसेज का सिंपल होना क्या होता है? जवाब मिला आपको? चलिए अब इस सवाल को समझाने के लिए ऑथर ने एक एग्जाम्पल दिया है। मान लीजिए अगर कोई वकील 10 बातों के साथ अपनी बहस खत्म करता है, चाहे उसके सभी पॉइंट अच्छे भी हों, लेकिन ये फिर भी पॉसिबल नहीं है कि वो याद रखे जा सके। किसी मैसेज को समझने के लिए उसकी कोर को समझना जरूरी है। इसके लिए हमें इंपॉर्टेंट पार्ट को अलग कैसे करना है वो समझना होगा, यानी हमें मैसेज में किसको कितनी प्रायोरिटी देनी है वो सीखना होगा। किसी भी बात को इजी वर्ड में कह देना काफी नहीं होता। इसके लिए यह भी जरूरी है कि आइडिया सरल भी हो और गहरा भी हो, ताकि समझने वाले उसे लाइफ लॉन्ग एजुकेशन जैसा समझे। अब आते हैं दूसरे प्रिंसिपल पर, यानी कि अनएक्सपेक्टेडनेस पर। तो आखिर हम कैसे लोगों को अपने आइडियाज पर ज्यादा देर तक ध्यान देने के लिए मजबूर कर सकते हैं? इतना ही नहीं, उनके इंटरेस्ट को बरकरार रखना भी एक चैलेंज ही है। इसके लिए हमें लोगों की उम्मीदों से परे जाना होगा, यानी कि वे जो सोचते हैं उसके एकदम उलट जाना होगा। जैसे कि ऑथर ने एग्जाम्पल में बताया था कि पॉपकॉर्न एक पूरे दिन के लिए ऑयली फूड से ज्यादा बीमार करने वाला है, और इस आइडिया से सबका ध्यान अट्रैक्ट हुआ भी। हमें ऐसे ही उनके सरप्राइज या शॉक्ड इमोशन को यूज में लेना होगा जो उनके ध्यान और उनकी अलर्टनेस को बढ़ा सके। लेकिन आश्चर्य ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, इसीलिए आइडिया को लंबे समय तक टिकने के लिए जरूरत होगी लोगों की दिलचस्पी और जिज्ञासा की। इसे ऑथर के दिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एक 48 घंटों की क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पहले स्टूडेंट्स के अंदर एक्साइटमेंट जगाना होता है और फिर उनकी एक्साइटमेंट को शांत करना होता है। अब बात करते हैं तीसरे प्रिंसिपल, कॉन्क्रीटनेस की। पहले समझते हैं कि क्या होता है कॉन्क्रीटनेस। सामान्य भाषा में कहें तो वो बातें जो सामने वाले को एक्यूरेट और स्पेसिफिक तरीके से कही गई हो।
स्टिकी आइडिया कॉन्क्रीट इमेज से बना हुआ होना जरूरी है। जैसे बाथटब, सेब में रेजर, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो कॉन्क्रीट डेटा को ज्यादा बेहतर तरीके से याद कर सकता है। जैसे प्रोवर्ब में किसी भी सच का सारा कॉन्क्रीट भाषा में बुना जाता है। कॉन्क्रीटनेस होने से ये एश्योर्ड हो जाता है कि आपके मैसेज का मतलब हर कोई एक जैसा ही समझ पाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पर, यानी कि क्रेडिबिलिटी पर। क्रेडिबिलिटी लोगों पर इंपैक्ट डालने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए किसी मैसेज को कन्वे करने के लिए क्रेडिबिलिटी को इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि इससे आप ये समझ पाते हो कि कैसे किसी एक आइडिया से लोगों का विश्वास हम जीत सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि सर्जन कूप के द्वारा बताई गई बातें बिना शक के मान लेते हैं, क्योंकि वो हेल्थ से जुड़ी हुई है। लेकिन लोग हमेशा किसी की बात से सहमत हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। इसके लिए ये जरूरी है कि आपके मैसेज का खुद भी वजूद होना चाहिए। ऑथर ने इसे एक एग्जाम्पल से समझा है, ट्राई बिफोर यू बाय, यानी खरीदने से पहले इस्तेमाल करो। यह सिद्धांत वर्ड ऑफ आइडिया में भी फिट बैठता है। आइडिया कुछ ऐसा हो जिसमें लोग उससे खुद को जोड़ सकें। चलिए इस बात को ऑथर के दिए गए दूसरे एग्जाम्पल से आपको बताते हैं। 1980 में यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान रोनाल्ड कोस एक इकोनॉमिस्ट हैं। वो इकोनॉमी को लेकर सवाल पूछ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने लोगों से सिर्फ इतना पूछा कि आप बेहतर हैं या 4 साल पहले ज्यादा बेहतर महसूस करते थे। मतलब उन्होंने लोगों को यह बात खुद तय करने को कहा। चलिए अब चौथे प्रिंसिपल पर आते हैं, जो कि इमोशन है। जैसा कि हम पहले भी पॉपकॉर्न वाली स्टोरी से समझा चुके हैं कि कैसे लोगों के इमोशन का यूज करके अपनी बात रखी जा सकती है, पर यही बात उन्हें सीधे तरीके से बताई जाती तो वो उस पर कभी यकीन नहीं करते हैं। इस बात को ऑथर के दिए एग्जाम्पल से समझिए। क्या हम किसी टीनेजर्स को स्मोकिंग करने से आसानी से मना कर सकते हैं, या हम उनको सिगरेट के भयानक रिजल्ट के बारे में बताएंगे तो क्या वो समझ जाएंगे? वार्निंग तो बॉक्स में भी लिखी होती है। हालांकि हम तंबाकू कंपनी के दोहरेपन को लेकर उनकी नाराजगी बढ़ाकर बेहतर ढंग से उनसे स्मोकिंग क्विट करवा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को अपने आइडियाज पर काम करना सीखना होगा। इसके लिए हम कहानियों का इस्तेमाल करते हैं। ऑथर ने इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझाया है। सभी फायर फाइटर्स अपने अनुभव एक दूसरे से साझा करते हैं। इससे फाइटर्स मेंटली आने वाले फायर जनरेटेड कंडीशन का बेहतर रूप से सामना कर पाते हैं। रिसर्चर्स और रिसर्च भी ऐसा ही कहती है कि मेंटली अगर हम पहले से तैयार हों तो असल में पड़ने वाली कंडीशन के लिए ज्यादा मजबूत रहते हैं। कहानियां हमारे दिमाग को पहले से ही मुश्किलों से लड़ने के लिए आसानी से तैयार करती है। जरा सोचिए कि आसान तरीके से कहानियां सुना देना अगर इतना आसान है तो अपने विचार को समझाने में फिर प्रॉब्लम कहां पर आती है? तो चलिए अब आपको मिलाते हैं अपनी कहानी के विलन से, जो है हमारी अपनी साइकोलॉजी टेंडेंसी, जो कि हमें हमारे अपने ही विचारों में उलझा देती है। इसे कर्स ऑफ नॉलेज कहते हैं। इस बात को समझाने के लिए भी ऑथर ने एक एग्जाम्पल दिया है। बात साल 1990 की है, जब एक रिसर्च करने के लिए एलिजाबेथ न्यूटन, जो कि स्टैनफोर्ड से पीएचडी परस्यू कर रही थी, उन्होंने 2 ग्रुप्स को 2 अलग अलग रोल निभाने को दिए। एक था टैपर्स का और दूसरा था लिसनर्स का। टैपर्स को उन्होंने 25 मशहूर गानों की लिस्ट दी और साथ ही कहा कि टेबल पर टैप करके उन्हें इन गानों की रिदम बजानी है, और लिसनर्स का काम होगा उसे समझना। 120 सॉन्ग टैप किए गए, जिसमें सिर्फ 3 को ही पहचाना जा सका। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब टैपर गाना टैप कर रहा होता है तो उसे वो अपने माइंड में सुन रहा होता है, वहीं दूसरी ओर लिसनर्स को सिर्फ टैप टैप की आवाज समझ में आ रही होती है, जिसमें कोई रिदम नहीं होती। इसे ही कर्स ऑफ नॉलेज कहते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, जब कोई 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, तब उनमें से कोई अगर दूसरे को कुछ समझाना चाह रहा है तो वो पहले से ही अज्यूम कर लेगा कि सुनने वाले को उसकी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि उसको अपनी कही बात अच्छे से समझ आ रही है। इससे हमारी नॉलेज ही हमारे लिए कर्स बन जाती है, जो दूसरों को नॉलेज शेयर करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ऑथर ने टैपर्स का कंपैरिजन कंपनी के सीईओ, टीचर्स, पॉलिटिशियन एक्सेट्रा से किया है, और वहीं लिसनर्स को एम्प्लॉय, स्टूडेंट, वोटर एक्सेट्रा से कंपेयर किया है। क्योंकि नॉलेज की वजह से, जिस रिदम की वजह से सीईओ, टीचर्स, नेता के माइंड में ट्यून बजती है, वो कर्मचारी, स्टूडेंट, वोटर्स के माइंड में नहीं बजती। कर्स ऑफ नॉलेज को प्रॉब्लम बनने से रोकने के लिए 6 प्रिंसिपल रामबाण का काम करते हैं। आप में से कुछ लोग मानते ही होंगे कि कुछ लोग दूसरों से ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, वो पैदा ही वैसे हुए होते हैं। हालांकि आप शायद उन जैसा न बन पाए, लेकिन आप इस बुक की समरी से एक ऐसा आइडिया तो बनाना सीख ही सकते हैं। अगर आपको कोई आइडिया बनाना हो तो वहां भी कई रूल्स और लिमिटेशंस रहेगी, जो कि दूसरे आइडिया को भी सक्सेसफुल बनाने में मदद करेंगे।
लेकिन याद रखें, आपको नया आइडिया इजाद करना है, ना कि नए रूल्स। हमने आपको सिंप्लिसिटी के बारे में बताया था और अब उसी सिंप्लिसिटी की हम डिटेल में बात करें और उसको समझे, तो इसके लिए शुरुआत हम ऑथर के दिए एक एग्जाम्पल से करते हैं। किसी लड़ाई के मैदान में सोल्जर्स के पास बहुत से प्लान होते हैं। अक्सर इन प्लान्स को सेना के कर्नल, चीफ मतलब कोई भी सीनियर पोजीशन पर बैठा शख्स बनाता है। लेकिन क्या लड़ाई के दौरान ये काम आते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जंग के मैदान में सभी प्लान धरे के धरे रह जाते हैं। जैसे कि लड़ाई के दौरान कोई जरूरी वेपन डिस्ट्रॉय हो जाए या फिर मौसम खराब हो जाए, प्लान के अनुसार सोल्जर बढ़ेंगे तो आगे, लेकिन दुश्मन किस फिराक में बैठा है वो ये कभी नहीं समझ सकते। साफ है, अच्छे से अच्छा प्लान किसी जंग को नहीं जीता सकता। यानी किसी अनप्रिडिक्टेबल खतरनाक हालत में सभी प्लान बेकार साबित हो जाते हैं। ठीक इसी तरह मार्केटिंग में भी कस्टमर के आगे सेल्स प्लान बेकार हो जाते हैं। ऐसे में क्या करें? इसका जवाब भी बहुत इजी है कि जो भी आप मैसेज कन्वे करना चाहते हैं लोगों के बीच, अब वो आपके प्रोडक्ट को बेचने के लिए हो या किसी तरह की कोई जागरूकता फैलाने की कोशिश, वो मैसेज बहुत ही सिंपल हो। और दूसरा, जरूरी ये भी है कि हम मैसेज के कोर को समझें। कोर मैसेज मालूम होगा तो उसके अनुसार प्लान बदला जा सकता है। ऑथर कहते हैं, आइडिया का कोर पता लगाने के लिए आपको बेकार के आइडिया को हटाना पड़ेगा, जो कि आसान भी है, लेकिन मुश्किल होता है इंपॉर्टेंट आइडिया को रिमूव करना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कहीं आप इंपॉर्टेंट आइडिया न रिमूव कर दें। इसको लेकर केयरफुल रहना जरूरी है। स्टिकी आइडिया बनाने के लिए दो बातें जरूरी है, या यूं कहें इसके दो स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में कोर मालूम करना है और दूसरे स्टेप सक्सेस लिस्ट से कोर को ट्रांसलेट करना, जिसे ऑथर ने एग्जाम्पल देकर समझा है। साउथ वेस्ट एक सक्सेसफुल कंपनी है। इस सक्सेस की ओर वो अपने आइडिया कोर की वजह से ही पहुंचे थे। वैसे तो हर एयरलाइन कभी न कभी अपने चार्जेस में कमी करती है, लेकिन साउथ वेस्ट इसे कई सालों से अपना रही थी। दरअसल कंपनी का कोर आइडिया द लो फेयर एयरलाइन यानी सबसे सस्ती एयरलाइन था। बता दें, यही वजह रही कि 1996 में उन्हें 5,444 ओपनिंग के लिए 1,24,000 एप्लीकेशन मिली थी। सवाल यह है, क्यों इतने लोग उस कंपनी में काम करना चाहते हैं जिसका आइडिया कॉस्ट रिड्यूस करना हो? मतलब तो यह भी हो सकता है कि कंपनी सिर्फ सस्ती एयरलाइन की वजह से कामयाब नहीं हुई, बल्कि काम करने के लिए यह बढ़िया जगह है इसलिए कामयाब हो, क्योंकि यहाँ कर्मचारी हंसी खुशी काम करते हैं, बर्थडेज पर हंसी मजाक करते हैं। हालांकि इससे कंपनी के कोर आइडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कि सबसे सस्ती एयरलाइन होना है। हाँ, मगर इस दौरान वो कन्फेटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी वजह से कॉस्ट बढ़ेगी और कोर आइडिया पर असर पड़ेगा। अब सवाल ये है कि आखिर कोर कैसे पता लगाएं? सबसे पहले बात करते हैं लीड की। चलिए इस बात को ऑथर के दिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। रिपोर्टर्स अपनी किसी भी खबर की शुरुआत मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज से शुरू करते हैं, जिसमें पहला पैरा लीड होता है, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी बातें होती हैं। मतलब ये कि नॉर्मली रिपोर्टर्स खबर को इन्वर्टेड पिरामिड की तरह बनाते हैं, यानी इंपॉर्टेंट बातों से खबर को शुरू करें और फिर खबर के अनुसार कम इंपॉर्टेंट चीज से खत्म करें। तो यूं कहें कि अगर आप अच्छी लीड बना सकते हैं तो आगे की चीजें आसान हो जाती है। हालांकि कभी कभी खुद रिपोर्टर्स भी डिटेल्स में इतना डूब जाते हैं कि मैसेज के कोर को मिस कर देते हैं, जिससे वो स्टोरी की दिशा से भटक जाते हैं। इसे कहते हैं बैरिंग द लीड, यानी कि जरूरी बातों को शुरू में नहीं बताना और स्टोरी को किसी और ही डायरेक्शन में ले जाना। लीड को ठीक से कैसे लिखते हैं, अगर ये समझ गए तो आप मैसेज की कोर को भी समझ पाएंगे। इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। नहीं, आप स्टूपिड नहीं हो सकते, बल्कि ये तो एक मैसेज है जिसके पीछे की कहानी को एग्जाम्पल के तौर पर ऑथर ने बताई है। दरअसल आपको बता दूं, साल 1992 में ये लाइन बिल क्लिंटन के प्रेसिडेंशियल कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने के लिए काफी थी। ये लाइन सीधा कैंपेन के वर्कर्स के लिए थी। हालांकि स्टूपिड यहाँ टॉन्ट की तरह इस्तेमाल किया गया था, फिर भी ये बात वर्कर को समझाने के लिए काफी थी कि उन्हें नहीं भूलना है कि जरूरी क्या है। दरअसल वो रिसेशन का टाइम था, उनका फोकस कहाँ होना चाहिए ये बात वो इस मैसेज से समझ गए थे। चलिए अब समझते हैं कि मैसेज में हर एक सब्जेक्ट की प्रायोरिटी की इंपॉर्टेंस क्या होती है, कैसे किसी बात को प्राइमरी माना जाए। कभी क्रिटिकल चीज जरूरी लगती है तो कभी ऐसा लगता है कि बेनिफिशियल बात को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो ये कैसे डिसाइड करें कि क्या जरूरी है? इसे कहते हैं डिसीजन पैरालिसिस।
कभी कभी हमारे पास कई सारे काम एक साथ करने के लिए होते हैं। ऐसे वक्त पर हम प्रॉब्लम में रहते हैं कि कौन सा काम पहले करें। हालांकि ऐसी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में हम इंपॉर्टेंट वर्क पहले करते हैं और प्रॉफिटेबल वर्क बाद में करते हैं। पर सवाल ये भी उठता है कि कैसे पता लगाया जाए कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या प्रॉफिटेबल। इन हालातों में लोग मुश्किल और अनसर्टेन रिजल्ट्स वाले अनसर्टेन डिसीजन लेते हैं। इस बात को ऑथर ने एक एग्जाम्पल के साथ में और अच्छे से समझाया है। जब 1954 में इकोनॉमिस्ट एलजे सेविज ने श्योर थिंग प्रिंसिपल दिया, उनके अनुसार जब लोग किसी काम को करने के लिए पूरी तरह से श्योर होते हैं तब वो उसे रिजल्ट की चिंता किए बिना काम पूरा कर देते हैं। पैरालिसिस हमारे सेलेक्ट करने की डिसेबिलिटी पर निर्भर करता है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी डिसीजन के सिलेक्शन को वेल प्लान करना। समझने की बात यह है कि किसी भी मैसेज की शुरुआत लोगों को मनोरंजन देने की उम्मीद में कुछ इंटरेस्टिंग तो करें, लेकिन इरेलेवेंट तरीके से ना करें। यानी ऐसा कुछ ना कहें जो इंटरेस्टिंग तो हो लेकिन फैक्टलेस भी हो, बल्कि इसके बदले अपने कोर मैसेज को ही इंटरेस्टिंग बनाएं। जैसे इस बात को ऑथर के दिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एक टाउन है जहां एक लोग डेली रिकॉर्ड नाम की एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जबकि वहां और न्यूज़पेपर भी हैं। तो क्यों डेली रिकॉर्ड ही लोगों में इतना पॉपुलर है? वजह इतनी है कि न्यूज़पेपर के एडिटर एडम को उसके मैसेज का कोर मिल गया था, जो लोगों के दिलो दिमाग में चिपक गया। दरअसल ये न्यूज़पेपर सिर्फ लोकल खबरों पर ही फोकस करता था, जिसमें लोकल नाम होते हैं, जिसे पढ़ने के लिए लोग यही पेपर खरीदते थे। लोकल फोकस ही एडम के इस न्यूज़पेपर के सक्सेस का कारण था। एडम के लोकल नाम वाला ये कोर मैसेज काम का भी था और याद रखने वाला भी। साथ ही ये काफी सरल और संक्षिप्त था। इससे ये भी पता चलता है कि कोर मैसेज को सरल के साथ शॉर्ट भी होना चाहिए, क्योंकि सभी जानते हैं पैराग्राफ से बेहतर सेंटेंस होते हैं। इजी वर्ड्स हार्ड वर्ड से बेहतर होते हैं। लेकिन ये भी याद रहे, हमेशा सिर्फ कॉम्पैक्टनेस से काम नहीं चलता। मान लीजिए आपने कह दिया द अर्थ इज फ्लैट। ये कॉम्पैक्ट मैसेज है, लेकिन झूठ भी है। कभी कभी इस तरह का कॉम्पैक्ट मैसेज अनफिट साबित हो जाते हैं। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। ये एक प्रोवर्ब है, लेकिन इसका क्या मतलब है, कोर क्या है? चलिए जानते हैं। दरअसल इस प्रोवर्ब का मतलब है कि ऐसी कोई भी चीज जो आपके पास नहीं है, उसके लिए वो चीज नहीं खोनी चाहिए जो आपके पास पहले से है। ये प्रोवर्ब शॉर्ट है, इजी भी है और काम में लेने वाला भी है। ये सिर्फ एक प्रोवर्ब नहीं है, ऐसी बहुत सारी प्रोवर्ब है जो इजी, शॉर्ट, गहरी और काम में आने वाली बात कह जाती है। तो समझने वाली बात यह है कि लॉन्ग टाइम याद में बने रहने के लिए आइडिया शॉर्ट भी होना चाहिए और चेंज लाने के लिए वो मैसेज मीनिंगफुल और रीजनेबल होना चाहिए। अगर आपके पास शेयर करने के लिए बहुत सारी न्यूज है तो उसे आप कैसे शेयर करेंगे? इसे समझाने के लिए ऑथर ने एक एक्सरसाइज को भी ऐड किया है, जिसमें हम आपको बताते हैं एक बुक से कुछ लेटर्स पढ़ो जो रैंडमली सेट है, और फिर बुक बंद कर उन शब्दों को किसी कागज पर लिखिए। बेशक आपको सभी शब्द याद नहीं होंगे जो आपने पढ़े थे, इसलिए पढ़ते वक्त गैप जरूरी है, क्योंकि इससे माइंड में कम इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है, याद रखने में आसानी होती है। अब वापस से इस एक्सरसाइज को करते हैं। इस बार भी लेटर वही है और सीक्वेंस भी वही है, लेकिन लेटर्स को ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में सेट किया गया है। जाहिर है इस बार आपकी परफॉर्मेंस पहले से अच्छी होगी, क्योंकि पहले आप रॉ डेटा को याद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरे राउंड में आपने कॉन्सेप्ट को समझा। इसे ऐसे समझते हैं, माना दूसरी बार आपने पढ़ा सेंटेंस जॉन एफ कैंडी द FBI, जो मीनिंगफुल है। पहले आपने FJKLM जैसे कुछ शब्द पढ़े थे जो थे, तो हम इससे क्या समझे? यानी कॉम्पैक्ट आइडिया काफी नहीं है, केवल गहरे कॉम्पैक्टनेस काम के होते हैं। आगे बढ़ते हैं, कैसे हम इजिली मुश्किल बातों का जवाब निकालें। इसका जवाब इजिली और क्रिएटिव तरीके से काम में लेके सही तरह से पेश किया जाए तो वो भी कठिन ही लगने लगेगी। ये बिल्कुल किसी ग्रेप फ्रूट की तरह है, जो बाहर से देखने में इजी दिखता है और अंदर से उतना ही स्वादिष्ट होता है। हमारे माइंड में मौजूद स्कीमा हमारे लिए किसी भी चीज की इमेज बनाने में हमारी मदद करती है। इसलिए किसी भी इजी मैसेज को ज्यादा मुश्किल तरीके से बताने से लोग उसे याद नहीं रख पाते हैं। बातों को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं? प्रीवियस एपिसोड्स में हमने सिंप्लिसिटी के साथ साथ अनएक्सपेक्टेड प्रिंसिपल को भी जाना था, लेकिन अब इसे और डिटेल के साथ समझाते हैं। किसी भी संचार यानी कि कम्युनिकेशन की पहली समस्या होती है लोगों की अटेंशन पाना। कुछ तो ये काम बड़ी आसानी से कर लेते हैं, हालांकि इस मामले में पेरेंट्स बढ़िया होते हैं, उन्हें पता होता है बच्चों की अटेंशन कैसे पानी है। इसे ठीक से समझने के लिए ऑथर ने एक एग्जाम्पल भी बताया है। फ्लाइट सेफ्टी अनाउंसमेंट एक मुश्किल मैसेज होता है जिसमें लोगों की अटेंशन बेहद जरूरी होती है, लेकिन करेन वुड जो कि एक फ्लाइट अटेंडेंट है, उसने नॉर्मली बोरिंग स्टाइल से सेफ्टी अनाउंसमेंट करने के बजाय
क्रिएटिव आइडिया को चुना। उसने राइम और जोक करते हुए सेफ्टी अनाउंसमेंट को ऐसे बताया जिसने लोगों का ध्यान तो खींचा ही, साथ ही अनाउंसमेंट खत्म होने के बाद उसके इस क्रिएटिव स्टाइल का थालियां बजाकर अभिवादन भी किया। ये सच है, हम लोगों को अटेंशन देने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, बल्कि हमारा काम होता है उनके ध्यान को कैसे भी अट्रैक्ट करना, जैसा कि कैरन वुड ने किया था। लोगों की अटेंशन पाने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले किसी एक ढर्रे पर चलना या सोचना छोड़े। वुड ने भी वही किया था। उसकी सेफ्टी अनाउंसमेंट दूसरों से अलग थी। उसने रटा रटाया पैटर्न छोड़कर कुछ नया किया। हमारा दिमाग चेंज को समझता है। इसका फायदा प्रोडक्ट डिजाइनर उठाते हैं। अगर लोगों की अटेंशन चाहिए तो नया करो, यानी चेंज लाओ। ऑथर कहते हैं कि वार्निंग लाइट जलती है और बंद हो जाती है, क्योंकि अगर वो सिर्फ जलती रहेगी तो कोई भी उस पर ध्यान नहीं देगा। इस एपिसोड में आगे यही समझेंगे कि कैसे लोगों की अटेंशन खींचे और कैसे उसे बनाए रखें। याद रखिए, हमारा मैसेज भेजना तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक हम लोगों का ध्यान नहीं खींचते। इसे समझने के लिए हमें दो इमोशंस को समझना जरूरी है। पहला सरप्राइज और दूसरा इंटरेस्ट। सरप्राइज लोगों की अटेंशन खींचता है। कुछ स्टिकी आइडिया में सरप्राइज का इस्तेमाल किया जाता है। ऑथर ने एग्जाम्पल देते हुए समझाया है, जैसे चीन की दीवार इंसानों की बनाई अकेली ऐसी चीज है जो स्पेस से दिखाई देती है, या फिर आप अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा ही इस्तेमाल करते हो। हालांकि अटेंशन किसी से मांग नहीं सकते, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। हमेशा अटेंशन के चक्कर में न रहें। किसी भी स्टिकी आइडिया को एंटरटेनिंग और अटेंशन ग्रैबिंग दोनों होने चाहिए। इसे भी ऑथर ने एग्जाम्पल देकर समझाया है। एक एड था जिसमें पूरी फैमिली को एक कार में बैठा दिखाया गया था। पहली बार में देखकर आप ये एज्यूम करेंगे कि ये किसी कार का एड है, लेकिन तभी अचानक से उनकी कार के सामने एक ट्रक आता है और उनकी कार से टकरा जाता है, और फिर एड एक लाइन से खत्म होता है। क्या आप जानते थे ऐसा होगा? असल में ये एड एक मैसेज था, लोगों को ये रिमाइंड कराने का कि कार में जब भी बैठे सीट बेल्ट पहनना ना भूलें। ये एड इसलिए याद रखा गया क्योंकि इसमें सरप्राइज भी था और इंटरेस्ट भी। अगर सरप्राइज में कोई काम की बात न हो तो बेकार होता है। ये एड मैसेज दे रहा था कि हादसे कभी बताकर नहीं होते, इसीलिए हमेशा सीट बेल्ट पहने। बता दें कि हमारे स्कीमा किसी गैसिंग मशीन की तरह होते हैं। ये अनुमान लगाते हैं कि आगे क्या हो सकता है और इसके अनुसार ही प्लान बनाया जाता है। जहां हमारा ये स्कीमा फेल होता है वहीं सरप्राइज की वजह बन जाता है, और सरप्राइज हमारी अटेंशन ग्रैब करता है, जो हमें फ्यूचर के लिए तैयार रहने को मदद करता है। सरप्राइज चेहरे के हावभाव से कनेक्टेड होता है। ऑथर कहते हैं कि अनमास्किंग द मास्क नाम की किताब में एक टर्म द सरप्राइज ब्राउ यूज किया गया है। इससे चेहरे के कई इमोशन को बताया गया है जो सरप्राइज की वजह से आ जाते हैं। मान लीजिए कुछ देखकर या जानकर आपकी आईब्रो ऊपर चढ़ जाती है और आंखें बड़ी हो जाती है, तो सरप्राइज ब्राउ हमारी बॉडी को फोर्स करता है कि जो देखा है उसको लेकर एक बार फिर से सोच या समझ लो। सरप्राइज की वजह से हम किसी सवाल के आंसर सर्च करना शुरू कर देते हैं और उसे सॉल्व करना चाहते हैं। ये भी सोचते हैं कि क्यों हम सरप्राइज हुए। वहीं बड़े सरप्राइज में बड़े आंसर की डिजायर होती है। बातों का सरप्राइजिंग होना एक प्रॉब्लम है। क्या आप जानते हैं कभी कभी सरप्राइज भी बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है? कैसे? इस बात को ऑथर के दिए एग्जाम्पल से समझते हैं। साल 2000 में एक एड आया था जिसमें सुपर बाउल की टीम को एक फील्ड में दिखाया गया था। तभी कैमरा जूम आउट होता है और भेड़िए का एक बड़ा सा झुंड नजर आता है जो अचानक टीम पर अटैक कर देता है। बेशक यह एड सरप्राइजिंग था, लेकिन मीनिंगफुल नहीं था। लोगों को यह एड समझ नहीं आया क्योंकि इसमें कोई मैसेज नहीं था। यह एड कार वाले एड से बिल्कुल अलग था। एक रिसर्च में पता चला कि सरप्राइज काफी नहीं है, इसके लिए नजरिया भी जरूरी है। ऑथर ने इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया। मान लीजिए आपको दो शब्द बताए जाते हैं, हैंसल ऑन द बाडल, और दोनों का सही मतलब बताने को कहा जाता है। काफी सोचने के बाद जब आप समझ नहीं पाते हैं कि इन शब्द का क्या मतलब होता है, तो आपको बताया जाता है कि ये बनाए गए शब्द हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं है। तो आप सरप्राइज होंगे या आपको गुस्सा आएगा। वहीं जब आपको एक और शब्द दिया जाता है, फ्रॉक, जिसका स्पेलिंग है PHRAUNG, फिर से काफी सोचने के बाद भी जब आप नहीं समझ पाते हैं कि इन शब्द का क्या मतलब होता है, तब आपको बताते हैं कि ये फ्रॉग यानी कि हिंदी में मेढक की बनाई गई स्पेलिंग है। तब आपका रिएक्शन क्या होगा? शायद आप हंसते हुए कहेंगे, ओह, हैंसल एंड बाडल एग्जाम्पल। बिना नजरिए वाले सरप्राइज का किसी घटने का अनुमान लगाना सरप्राइजिंग नहीं हो सकता। सरप्राइज प्रेडिक्टेबिलिटी का ऑपोजिट होता है। इसके लिए सरप्राइज पोस्ट डिक्टेबल भी होना चाहिए। फ्रॉग शब्द का ही एग्जाम्पल होगा। जाहिर है, अगर आपको किसी को सरप्राइज करना है तो हमें आपको उसकी गेसिंग मशीन को तोड़ना होगा। इसके बारे में हम एपिसोड शुरू करते समय
पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन इस दौरान भी हम बेकार सरप्राइज को कैसे इग्नोर करें। इसके लिए ये याद रखना है कि आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों की गेसिंग मशीन आपके कोर मैसेज से रिलेट कर सके। कॉमन सेंस स्टिकी आइडियाज का दुश्मन माना जाता है, क्योंकि जो बात हर इंसान पहले से ही जानता है आप वही दोहरा रहे हैं। इसीलिए ऐसा कम्युनिकेशन होना चाहिए जो कि अनकॉमन हो। ये बात समझना भी काफी आसान है कि लोग किसी बड़े और महंगे स्टोर में शॉपिंग करना पसंद करते हैं अगर उसका माहौल और सर्विस बढ़िया हो, पर किसी भी स्टोर में काम करने वाले लोग बेहतरीन सर्विस देने के लिए पहले मेंटली तैयार किए जाते हैं, तभी वो अपना व्यवहार कस्टमर ओरिएंटेड रख पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टफ मैसेज की। कैसे आप एक कॉम्प्लेक्स मैसेज पर लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करेंगे, साथ ही उनको जोड़े रखेंगे। इसे ऑथर के दिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सोशल साइकोलॉजिस्ट को विचार आया कि वो अपने साइंस के बारे में बताने के अंदाज को बदलेगा। इसके लिए वो लाइब्रेरी में गया, जहां उसने कुछ पैसेज अलग किए। उनमें से कुछ पैसेज वैसे थे जैसा कि उसे एक्सपेक्टेड थे, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड थे। वहीं कुछ ऐसे भी थे जिसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन बाद में वो मीनिंगलेस पैसेज मिस्ट्री जैसे लगे और एंड में जिसका जवाब भी मिला। इसके बाद उस साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि सीक्रेट्स बहुत पावरफुल होते हैं, क्योंकि मिस्ट्री को खोलना बहुत जरूरी होता है। उन्होंने माना कि सीक्रेट्स को पढ़ाने के तरीके में शामिल करने का लाभ ये है कि पढ़ाते समय मिस्ट्री को सॉल्व करना बिल्कुल वैसा है जैसा किसी साइंस के मिस्ट्री पर से पर्दा हट रहा हो। बिहेवियर इकोनॉमिस्ट का भी यही कहना था कि किसी चीज को किसी के लिए इंटरेस्टिंग बनाना बहुत सिंपल है। बस सबसे पहले उस इंसान को जिज्ञासु करना होगा, यानी एक मिस्ट्री क्रिएट करनी होगी। इंसान तभी क्यूरियस होगा, तब उसको महसूस होगा कि उसकी नॉलेज में गैप है। इसी को गैप थियरी ऑफ क्यूरियोसिटी का नाम दिया गया। इस गैप थियरी की वजह से लोगों को फिल्म और मूवी दिलचस्प लगती है, क्योंकि वो सोचते रहते हैं कि अब आगे क्या होगा। यही वजह है कि लोगों को मिस्ट्री नॉवेल पसंद होते हैं। इसी तरह लोग खेल में दिलचस्पी दिखाते हैं, क्योंकि वो अनुमान लगाते रहते हैं कौन जीतेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मैसेज उनके दिमाग में चिपक जाए, तो आपको उनकी नॉलेज में ये गैप उन्हें फील करवाना होगा, ताकि वो ज्यादा जानने के लिए क्यूरियस हो जाएं। अगर हम ये माने कि क्यूरियोसिटी नॉलेज गैप से बनती है, तो हम ये भी मान लेंगे कि जिसके पास ज्यादा नॉलेज होगी वो क्यूरियस होगा, क्योंकि नॉलेज में गैप कम है। लेकिन एक रिसर्च की माने तो ये पूरी तरह सही नहीं है, बल्कि इसका उल्टा सही होगा, क्योंकि ज्यादा नॉलेज का मतलब इस बात के लिए क्यूरियस हो जाना है कि हमें क्या नहीं मालूम है। ऑथर ने इसे एक एग्जाम्पल से समझाया है कि अगर किसी को 50 में से 17 राज्यों की राजधानी के नाम पता है तो वो उस बात पर ही घमंड कर लेगा, लेकिन जिसको 47 के नाम पता है वो 3 और नाम जरूर जानना चाहेगा। आगे की बात समझने के लिए ऑथर ने एक और एग्जाम्पल दिया है। बात 1953 की है, जहां जापान की कंपनी अपने बिजनेस को खड़ा करने की कोशिश में जुटी थी, जिनका पहला इनोवेशन इलेक्ट्रिक राइस कुकर असफल हो चुका था। तब इस कंपनी ने खुद को शॉर्ट वेव रेडियो की मरम्मत करके संभाला था। तभी कंपनी के लीड टेक्नोलॉजिस्ट के मन में ट्रांजिस्टर ने क्यूरियोसिटी दी। ये ट्रांजिस्टर बेल लेबोरेटरी ने बनाया था। लीड टेक्नोलॉजिस्ट को इस ट्रांजिस्टर में काफी संभावनाएं नजर आई। उन्होंने इसके लाइसेंस की अपील की, मगर अनफॉर्चुनेटली वो उन्हें मिल नहीं सका। हालांकि काफी कोशिशों के बाद 1953 में उन्हें लाइसेंस मिल गया। उनके मन में एक रेडियो का विचार था जो कि ट्रांजिस्टर पर आधारित था, लेकिन बेल लैब ने उनकी इस विचार को नकार दिया। फिर भी उन्होंने अपनी टीम के साथ काम शुरू किया। पॉकेटेबल रेडियो बना पाने के काम को बेल लैब ने इम्पॉसिबल बता दिया था। जो एक अनएक्सपेक्टेबल आइडिया था वो कंप्लीट हुआ और उसकी वजह से कंपनी को सक्सेस भी मिली। कंपनी ने 4 साल बाद TR-55 के नाम से पहला पॉकेटेबल ट्रांजिस्टर रेडियो रिलीज किया, जिसके 1.5 मिलियन यूनिट मिले, जिसने उस कंपनी को विश्व के नक्शे पर छाप दिया। आज उस कंपनी को हम सोनी के नाम से जानते हैं। रेडियो किसी फर्नीचर का पीस है, ऐसा कुछ नहीं जिसे पॉकेट में रखा न जाए, या फिर इंसान का मून में जाना वहां से लौट आना कैसे पॉसिबल है। दोनों आइडिया अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन दोनों सरप्राइज से भी भरे हुए हैं। दोनों आइडियाज में अपना अपना विजन है। दोनों आइडिया नॉलेज गैप क्रिएट करते हैं। गैप थियरी के ऑथर ने लिखा था, नॉलेज गैप पेनफुल होते हैं, लेकिन अगर लोगों को क्यूरियोसिटी अच्छी लगती है तो उसे खत्म करने के लिए वो कुछ करते क्यों नहीं। क्यों लोग किसी मिस्ट्री नॉवेल को खत्म करके ही छोड़ते हैं। दोनों आइडियाज में इतना भी नॉलेज गैप नहीं था। आज तक आप कंक्रीट वर्ड को बस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज करते आए हैं, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा होगा कि ये वर्ड मैसेज और उनके लोगों पर इंपैक्ट डालने के लिए प्रिंसिपल बन चुका है, जिसके बारे में हमने आपको प्रीवियस एपिसोड में बताया था। और अब हम इस एपिसोड में कंक्रीट वर्ड के बारे में और अच्छे से समझाएंगे।
फिलहाल इस एपिसोड को ऑथर की बताई हुई कहानी से शुरू करेंगे, जिसे आप सभी ने सुन ही रखा होगा। जी हाँ, वही कहानी, लोमड़ी और अंगूर वाली। लोमड़ी जंगल में जा रही होती है। उसे पेड़ पर अंगूर लटके मिलते हैं, जिसे देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। अंगूर खाने के लिए लोमड़ी बार बार छलांग लगाती है, कभी इधर से कभी उधर से, लेकिन अंगूर उसको नहीं मिलते। आखिर में थक हार कर लोमड़ी अंगूर खट्टे हैं कहकर वहां से निकल जाती है। ये कहानी सभी ने सुनी होगी। हर देश अपनी अलग अलग भाषा में इस कहानी को जरूर पहचानता होगा। ये कहानी इतने सालों में अब तक लोगों को याद है। वजह है इसको जिस तरह से लेखक ने इनकोड किया है और एक फिक्शनल स्टोरी के जरिए दुनिया के सामने एक कॉन्क्रीट इमेज सामने आ गई। बेशक इस कहानी के लेखक ने कहानी के माध्यम से इंसान के बहुत बड़े पहलू को उजागर किया है। बता दें, ज्यादातर बिजनेस स्ट्रैटेजी ह्यूमन बिहेवियर को दर्शाते हैं। उन्हें समझना किसी फैंटेसी स्ट्रैटेजी या विचार से आसान होता है। जैसे हमने इस कहानी से ह्यूमन मेंटेलिटी को समझा। कल्पना से बने आइडिया को समझना मुश्किल होता है, साथ ही याद रखना भी। किसी वजह से हम लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पाते। इस समस्या को सुलझाने के लिए कॉन्क्रीटनेस मदद करती है। अब इस एपिसोड में आगे बात करते हैं, जिसमें ऑथर ने आगे नेचर कंजर्वेशन के बारे में बताया है। द नेचर कंजर्वेंसी ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट के हिसाब से वैल्यूएबल एरियाज को बचाने में मदद की थी। इसके लिए बहुत ही सिंपल मेथड का इस्तेमाल किया गया। वो था इन एरियाज को मार्केट प्राइस में खरीद लेना, ताकि उनको सीमित किया जा सके। इस स्ट्रैटेजी को बक्स एंड एकर्स कहा गया। 2002 में टीएनसी कैलिफोर्निया के सामने बड़ा चैलेंज आया। कैलिफोर्निया टीएनसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ एनवायरनमेंट के हिसाब से बहुत सारे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। इसके लिए इनसे जुड़े लोगों ने कैलिफोर्निया का नक्शा लिया और उन एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंसिटिव इंपॉर्टेंट एरिया को कलर कर दिया और 40% एरिया कलर हो गया। इन क्षेत्रों को खरीदने के पैसे नहीं थे। इन कलर क्षेत्रों में 9% डेंजर जोन में थे। टीएनसी किसी हाल में उन्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहता था। टीएनसी ने इस समस्या से निपटने के लिए नया कुछ सोचा। उन्होंने जमीन खरीदने के बजाय जमीन के मालिकों से कहा कि उस लैंड पर कोई भी नया डेवलपमेंट न हो, ताकि वो एरिया प्रोटेक्टेड रहे। इस नई तरकीब ने काम किया और टीएनसी उन एरिया को प्रोटेक्ट कर पाई जो कि बक्स एंड एकर्स से संभव नहीं हो पा रहा था। ये कहानी लैंड प्रोटेक्शन नहीं थी, बल्कि ये स्टोरी बता रही है कैसे टीएनसी ने बातों में नहीं फंसकर 2 मिलियन एकड़ जमीन को प्रोटेक्ट किया। आगे बढ़ते हैं। सोचिए, किसी चीज को क्या कंक्रीट बनाता है? अगर आप किसी चीज को अपनी सेंस यानी इंद्रियों से पहचान लें तो वो कंक्रीट होता है। कंक्रीट भाषा लोगों को नया कॉन्सेप्ट समझने में मदद करती है, खासकर वो लोग जिन्होंने सीखने की शुरुआत की हो। मान लीजिए, अगर आपको एक रूम में बैठे बहुत से लोगों को कुछ सिखाना है, आपको ये भी नहीं पता कि वो क्या क्या जानते हैं, तो इस स्थिति में कंक्रीटनेस भाषा ही सही होगी। इसे समझाने के लिए ऑथर ने एशिया के क्लासरूम का एग्जाम्पल दिया है। जैसा कि खबरों से हमें ये पता चला है कि ईस्ट एशिया के बच्चे अमेरिकन बच्चों को हर चीज में मात दे रहे हैं। ऐसा ही कुछ मैथ्स को लेकर भी कहा जाता था कि एशिया के बच्चे अमेरिकन से मैथ्स में बेहतर होते हैं। तो एशिया के स्कूल ऐसा क्या अलग कर रहे हैं? आप कहोगे कि क्योंकि वहां के बच्चे क्रिएटिव होते हैं, स्कूल स्ट्रिक्ट होते हैं, बच्चे रोबोटिक एफिशिएंसी से काम करते होंगे, लेकिन सच इससे अलग है। दरअसल 1993 में एक रिसर्च ग्रुप ने जापान, ताइवान और अमेरिका के सेलेक्टेड स्कूलों पर रिसर्च किया। इसके लिए उन्होंने हर स्कूल से अलग अलग मैथ्स टीचर को लिया और हर टीचर के पढ़ाने के तरीके का अध्ययन किया, जिसमें पता चला कि सबका पढ़ाने का स्टाइल अलग है। वहीं सबसे अलग जापान की टीचर ने बच्चों को पढ़ाते समय विजुअल इमेज का इस्तेमाल किया, जिससे बच्चों को आसानी से सब्सट्रैक्शन समझ आया। अमेरिकन और एशियन दोनों जगह के स्टूडेंट अपने कॉन्सेप्ट को मेमोराइज करते हैं। जाहिर है ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो हर जगह मिलता है, मगर एशियन स्टूडेंट में जो खास बात थी वो थी रट्टा के साथ अलग टेक्निक। माना अगर उन्हें सिखाने के लिए टीचर टेबल पर 10 स्टिक रखते हैं, उनमें से फिर 4 हटा लेते हैं, तो कितने बचे? स्टूडेंट तुरंत समझ जाएंगे 6। ये टेक्निक स्टूडेंट के लिए एक कॉन्क्रीट फाउंडेशन तैयार करती है, यानी स्टूडेंट समझ पाते हैं कि कैसे ये कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में भी इस्तेमाल होते हैं, और इसी कॉन्क्रीट फाउंडेशन पर वे अपनी नॉलेज बिल्ड करते हैं। जब यही एग्जामिन अमेरिकन स्कूल में किया गया तो वहां सिखाने का ये तरीका नहीं मिला। शायद इसीलिए ही एशियन बच्चे अमेरिकन से आगे थे, खासकर मैथ्स में। कुछ इसी तरह ही कॉन्क्रीटनेस हमें समझने में मदद करती है। कॉन्क्रीट आइडिया ज्यादा जल्दी याद हो जाता है। इंसानी दिमाग कॉन्क्रीट चीजों का जल्दी मेमोराइज करता है, जैसे साइकिल या सेब। लेकिन जस्टिस और पर्सनैलिटी को समझने के लिए इंसानी दिमाग टाइम लेता है। ऐसे में स्टिकी आइडिया वही होगा जो पूरी तरह से कॉन्क्रीट इमेज और शब्दों से भरा होगा। इसको समझाने के लिए ऑथर ने एग्जाम्पल दिया है, जिसमें हम एक अकाउंट के टीचर की बात करते हैं जो स्टूडेंट्स को अकाउंट के प्रिंसिपल सिखाने जा रहे हैं। नए स्टूडेंट के लिए अकाउंट भटकाने वाला विषय होता है। इनकम स्टेटमेंट,
बैलेंस शीट्स, ट्रेजरी स्टॉक से ये चीजें जल्दी समझ नहीं आती। एक टीचर के तौर पर आप कैसे बच्चों को अकाउंट सिखाओगे कि इनको अच्छे से समझ आ जाए? दो प्रोफेसर्स ने इसके लिए बिल्कुल अलग तरीका निकाला। इसके लिए उन्होंने एक तरीका सोचा। उन्होंने दो इमेजिनरी स्टूडेंट के बारे में क्लास में बताया और कहा कि स्टूडेंट क्रिस और सैंडी ने एक डिवाइस को लॉन्च किया था जिसे उन दोनों ने सेफ नाइट आउट कहा। इसमें उन्होंने स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को लिया जो 18 की उम्र पार कर चुके हों। उन्होंने एक डिवाइस स्टूडेंट की कार में इंस्टॉल कर दिया जो कार के रूट और स्पीड को रिकॉर्ड करने वाली थी। उसके बाद उन्होंने क्लास के स्टूडेंट से कहा कि मान लो वो दोनों स्टूडेंट आपके दोस्त हैं और उनको पता है कि आप अकाउंटिंग की क्लास ले रहे हो, तो आप बताओ क्रिस और सैंडी की मदद कैसे करोगे? वो आपसे पूछ रहे हैं क्या उनका आइडिया पॉसिबल है? हम कितने यूनिट में अपनी ट्यूशन फीस भर पाएंगे या ईबे में इसे बेचने पर कितनी कीमत मिलेगी? क्लास में सुनाए गए इस एपिसोड से उस रोल का पता चलता है जो अकाउंटिंग बिजनेस लाइफ में प्ले करती है। क्रिस और सैंडी को प्रोडक्ट को बनाने में कुछ खर्च तो करना ही पड़ा, वो फिक्स था। दूसरे खर्चे तो बाद में निकल कर आते हैं। इस केस स्टडी के बाद जिन स्टूडेंट ने इस केस स्टडी को समझकर एग्जाम दिया उन्होंने एग्जाम अच्छा स्कोर किया। मतलब टीचर की ये केस स्टडी स्टूडेंट को समझ में आ गई। कॉन्क्रीट आइडिया वही होता है जो हमारी मेमोरी में फिट हो जाए। ये इतना आसान भी नहीं और ये बिल्कुल नॉर्मल है। आप कुछ भूल जाएं। नए सीखने वाले लोग कॉन्क्रीट डिटेल को कॉन्क्रीट डिटेल की तरह समझते हैं, वहीं एक्सपर्ट इसे सिंबल ऑफ पैटर्न या उस नजरिए से देखते हैं जैसा उन्होंने कई सालों के अभ्यास से सीखा है। क्योंकि एक्सपर्ट हाई लेवल के नजरिए को समझ पाते हैं, इसलिए वो उस लेवल पर ही बात करना चाहते हैं। चेस की चालों के बारे में बात करते हैं, न कि किसी फिल्म की बात करना पसंद करते हैं। यही होते हैं हमारे विलन। कर्स ऑफ नॉलेज यहीं से डाली जाती है। ऑथर ने ये बात समझाते हुए एक एग्जाम्पल दिया है। एक रिसर्चर बेथ बेकी ने एक फर्म पर अध्ययन किया जो कि सिलिकॉन चिप बनाने वाली मशीन बनाती थी। ऐसी मशीन बनाने के लिए फर्म को दो तरह के लोगों की जरूरत थी, एक इंजीनियर जो बहुत डिजाइन बनाए और दूसरे मैन्युफैक्चरिंग वाले लोग जो उन डिजाइन को मशीन का रूप दे सके। क्या फर्म इन दोनों तरह के लोगों को एक साथ काम करवा पाई? जवाब है नहीं, क्योंकि दोनों तरह के लोग अलग भाषा बोलते थे। इंजीनियर अपना टाइम डिजाइन बनाने में बिताते थे, दूसरी ओर मैन्युफैक्चरिंग टीम फिजिकल लेवल पर काम कर रही होती है, वो मशीन बनाने में बिजी रहते हैं। इसके बाद कर्स ऑफ नॉलेज देखने को मिला। जब मैन्युफैक्चरिंग के काम में कुछ प्रॉब्लम आई, मशीन को शायद सही पावर नहीं मिल पा रहा था। समस्या इंजीनियर को बताई गई तो वो लोग प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए डिजाइन बनाने लगे। मैन्युफैक्चरिंग टीम चाह रही थी कि इंजीनियर उनके लेवल पर आकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, मगर इंजीनियर का फोकस बस ड्राइंग पर था। तो कैसे ये समस्या सुलझाई जाती? क्या दोनों पक्ष को बीच का रास्ता अपनाकर सुलह करनी चाहिए थी? नहीं, ये जरूरत थी कि इंजीनियर अपना रवैया बदले, क्योंकि समस्या ड्राइंग नहीं बल्कि मशीन के लेवल पर आकर ही सुलझ सकती थी। किसी लक्ष्य को पारदर्शी बनाने के लिए उसका ठोस होना बहुत जरूरी है। इसके लिए लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्य में बदल लेने से उनको आसानी से पाया जा सकता है। जब तक कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तब तक उस पर किया गया काम व्यर्थ होता है। ऑथर ने इसके लिए एक और एग्जाम्पल दिया है। एक बार 2002 में अमेरिका के स्टोन यमशिता, जो कि बड़ी कंपनियों को वर्चुअल टेक्नोलॉजी में सहायता देने का काम करते हैं, वो एचपी कंपनी ने एक प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया। स्टोन यमाशिता को एचपी के पार्टनर डिज्नी के लिए एक थीम पार्क बनाना था। स्टोन यमाशिता ने अपनी वर्चुअल प्रेजेंटेशन में 6000 स्क्वायर फीट में बनने वाले थीम पार्क का मॉडल पेश किया जो कि लाजवाब बनाया गया था। उस थीम में उन्होंने एक फेरारी फैमिली की 3 पीढ़ियां बनाई जो कि डिज्नी घूमने आते हैं। उस पार्क में फेरारी फैमिली का घर भी शामिल है। एग्जीबिशन की सैर करने वाले लोग फेरारी फैमिली के लिविंग रूम से लेकर फैमिली फोटो तक देख सकते थे। टेक्नोलॉजी की मदद से सैर को बहुत ही आरामदायक बनाया गया था। इस तरह से स्टोन यमाशिता का एक आइडिया जो सच बन गया उनकी ठोस मेहनत से। यह आइडिया एचपी और डिज्नी को बहुत पसंद आया और आगे जाकर सक्सेसफुल भी रहा। इसलिए एक बेसिक आइडिया को सक्सेसफुल आइडिया बनाने के लिए उसका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तभी उस आइडिया पर काम करने वाले लोग एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट बना पाएंगे। क्यूरियोसिटी है सक्सेस की चाबी। इस एपिसोड की शुरुआत हम एक प्रैक्टिस के साथ करेंगे जो कि ऑथर ने हमें बताई है। आप एक पेंसिल लें, एक पेपर लें और अपना टाइमर सेट करें। आपको अपने लिए एक टू डू लिस्ट बनानी है जिसमें आपको 15-15 सेकंड की प्रैक्टिस करनी है। 15 सेकंड के लिए अपना टाइमर सेट करें। फिर पेपर पर सभी उन सफेद चीजों का नाम लिखें जिन्हें आप जानते हो। फिर से अपने टाइमर को रीसेट करें और उन सफेद चीजों के नाम लिखें जो आपके फ्रिज में मौजूद हो। ज्यादातर लोग फ्रिज में रखी चीजों के नाम ज्यादा आसानी से लिख पाएंगे क्योंकि हमारा फ्रिज यूनिवर्स का बड़ा हिस्सा नहीं होता। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कॉन्क्रीटनेस एक तरीका है जो ब्रेन में फोकस लाता है। आगे चलते हैं और एक ऑथर के दिए हुए एग्जाम्पल को आपको बताते हैं। एक इंटरव्यू की जहां 29 साल का जेरी कैपलन इंटरव्यू के लिए आया था और नर्वस सा दिख रहा था। उसकी प्रेजेंटेशन
30 मिनट में शुरू होने वाली थी। उससे पहले वो ऑफिस कैंपस के चक्कर लगा रहा था, जहां दूसरे सिलेक्टेड लोग भी इंटरव्यू के लिए आए थे। उनको देखकर जेरी को लगा वो पूरी तरह से तैयार नहीं है, क्योंकि बाकी लोग उसे खुद से बेहतर लग रहे थे। उसकी नर्वसनेस अब पैनिक में बदल चुकी थी। दूसरे लोग सूट और टाई में आए थे, जबकि उसने स्पोर्ट्स जैकेट डाली हुई थी। दूसरों के पास बेहतर प्रेजेंटेशन का सामान था, वहीं उसके पास मरून रंग का पोर्टफोलियो। वहां खड़े खड़े उसे लगने लगा उसके पास कोई बिजनेस प्लान नहीं है, वो प्रेजेंटेशन के लिए तैयार नहीं है। हालांकि फिर भी जेरी का टर्न आता है। वो गहरी सांस के साथ प्रेजेंटेशन शुरू करता है और कहता है, मेरा मानना है कि आने वाला समय में नए कंप्यूटर का स्वरूप किसी नोटबुक की तरह होगा, न कि टाइपराइटर की तरह, और वो पेन से ऑपरेट किया जाएगा, कीबोर्ड से नहीं। और ये हमारे काम तब आएगा जब हम अपनी कंप्यूटर डेस्क से कहीं दूर होंगे। अपनी बात कहते उसे लगा सामने बैठे लोग काफी परेशान दिख रहे हैं। वो समझ नहीं सका कि वो उसकी प्रेजेंटेशन से परेशान हो चुके हैं या फिर उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। तभी उसने अपने बैग से कुछ निकालते हुए कहा कि उसके पास फ्यूचर के उस कंप्यूटर का मॉडल भी है। उसकी बात सुनने के बाद सभी चुप थे। तभी किसी ने पूछा, आप इस तरह के कंप्यूटर में कितना डेटा रख सकोगे? तभी जेरी से पहले पैनल में ही बैठे शख्स ने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेमोरी चिप धीरे धीरे छोटी हो रही है और सस्ती भी। इस प्रेजेंटेशन के कुछ दिन बाद ही जेरी को वहां से कॉल आ गया। कंपनी के लोग उसकी आइडिया पर सहमत थे, साथ ही जेरी के इस आइडिया पर इन्वेस्ट के लिए भी तैयार थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां बैठे लोगों के लिए उस पोर्टफोलियो ने जेरी के बात को समझने में आसान कर दिया था। उनके अंदर और जानने की क्यूरियोसिटी ने भी जन्म लिया। जैसा कि उन्होंने पूछा था कि कितनी मेमोरी ऐसे कंप्यूटर में आ सकेगी। चलिए अब एक और ऑथर के दिए हुए एग्जाम्पल को बताते हैं। डायरिया से हर साल लाखों बच्चों की मौत होती है। ये मौत गरीब देशों में ज्यादा होती है। इस बीमारी में बच्चे डिहाइड्रेशन से मर जाते हैं, जो लंबे टाइम से होने वाले डायरिया की वजह से होता है। इससे बचने के सोल्यूशन है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल और वाटर से बनता है, जिसे ORS कहते हैं। अब जरा ध्यान देते हैं। आपको ये पता चला कि डिहाइड्रेशन खतरनाक है, उससे लोग मर जाते हैं, लेकिन उससे बचा कैसे जाए ये पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया है। डेव जब कुछ डेवलपिंग कंट्री के प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, तब उनकी पॉकेट में नमक और चीनी के पैकेट्स थे। मीटिंग के दौरान उन्होंने अपनी जेब से पैकेट निकाले और कहा, यह पैकेट डायरिया में काफी फायदेमंद है। नमक और चीनी को पानी में बड़ी आसानी से घोला जा सकता है, जो डायरिया की रोकथाम करेगा, और इसकी कीमत एक चाय से कम है। इतना ही नहीं, ये लाखों लोगों की जान बचाने के लिए काफी है। वहीं डेव के इस मैसेज पर ध्यान दीजिए। क्या ये मैसेज ध्यान में रहेगा? जवाब है हाँ, क्योंकि ये कॉन्क्रीट मैसेज है। इसमें जो चीजें बताई गई है उन्हें आप रियल लाइफ में इस्तेमाल करते हो। सवाल ये है कि अपने मैसेज को कैसे कॉन्क्रीट बनाया जाए। इसके लिए जरूरी ये सोचना है कि आपका मैसेज लोगों की जरूरत के हिसाब से हो, जैसे आपके रीडर्स, स्टूडेंट या कस्टमर्स। ऑथर ने यहाँ एक और एग्जाम्पल दिया है। मेलिसा, एक 28 साल की लड़की, जिसने एक हैमबर्गर कंपनी तब ज्वाइन किया जब वो कंपनी मंदी के दौर में थी। कंपनी का CEO कई सालों से आ रही आर्थिक गिरावट से परेशान था। इस दौरान उसे कंपनी की तरफ से कुछ 3 बड़े पुराने तरीके से लाल कपड़े में लिपटे रिकॉर्ड दिए गए, जैसे डेटा, स्टेटस, स्ट्रेटेजी ब्रीफ्स और मार्केट रिसर्च आदि। मेलिसा ने जिल्दसाज रिकॉर्ड्स को डेथ बाइंडर्स नाम दिया। कुछ समय बाद मेलिसा ने डेटा को किनारे रखकर कुछ नया करने का सोचा। उन्होंने ग्राहकों के घर जाकर उनसे उनकी पसंद जाननी चाहिए, जिसमें आश्चर्यजनक बात सामने आई। मेलिसा ने कई कस्टमर्स का गहन अध्ययन किया और समझा कि वो क्या चाहते हैं। कंपनी ने इस प्लान को फिंगर टिप नाम दिया था, क्योंकि कंपनी अपने सभी कस्टमर के चॉइस को अपनी फिंगर टिप पर याद रखना चाहती है, यानी उन्हें अच्छे से समझना चाहती थी। इस तरह के नजरिए से कंपनी को काफी फायदा हुआ और सेल्स 11% बढ़ गई। कस्टमर की कॉन्क्रीट सूचना पता लगाकर कंपनी ने सेल्स को बढ़ा दिया था, जो हम इस बुक समरी में जान रहे हैं। शायद कॉन्क्रीटनेस को समझना सबसे इजी है। इतना ही नहीं, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव प्रिंसिपल भी माना जा सकता है। मैसेज को सरल बनाना, कोर को समझना, ये थोड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए काफी मेहनत और क्रिएटिव होने की जरूरत होती है, लेकिन कॉन्क्रीटनेस लाना मुश्किल नहीं है। इसमें ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। बातों की क्रेडिबिलिटी होनी जरूरी है। अब हम डिस्कस करते हैं क्रेडिबल के बारे में। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वास करने योग्य। यकीनन आपके मैसेज में भी ऐसी बात होनी चाहिए जो विश्वास करने लायक हो, वरना लोग उसे फिजूल की बात समझकर टाल देंगे। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी हम ऑथर के दिए एग्जाम्पल के साथ करते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो पूरी लाइफ में हर शख्स को एक बार अल्सर की समस्या जरूर होती है। ड्यूडनल अल्सर सबसे कॉमन टाइप का अल्सर होता है। ये उतना जानलेवा तो नहीं होता, लेकिन बहुत दर्दनाक होता है। बहुत समय पहले अल्सर एक मिस्ट्री था। दरअसल अल्सर तब हो जाता है जब पेट में एसिड बनता है। पहले अल्सर को लेकर कोई इलाज नहीं था। इसके बाद 1918 में 2 मेडिकल रिसर्चर मार्शल और वॉरेन ने पता लगाया कि अल्सर
स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया की वजह से होता है। इस रिसर्च का रिजल्ट ये हुआ कि इस बात का पता चल गया कि अगर अल्सर बैक्टीरिया से होता है तो इसका इलाज भी संभव है। इसका इलाज एंटीबायोटिक से किया जा सकता है। हालांकि इनकी इस खोज को मेडिकल वर्ल्ड ने तवज्जो नहीं दी। जिन्होंने एक बड़ी बीमारी की वजह का पता लगा, करोड़ों लोगों को हेल्थ से जुड़ी समस्या को लेकर इतना बड़ा काम किया, उसको साइंटिफिक कम्युनिटी से तवज्जो नहीं मिलने की वजह सिंपल थी, और वो थी किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। उनकी बैक्टीरिया स्टोरी में कई सारी समस्या थी। पहली समस्या का नाम था कॉमन सेंस। साइंटिस्ट ये बात जानते थे कि हमारे पेट का एसिड इतना स्ट्रांग होता है कि वो नाखून को भी गला दे, तो भला इसमें बैक्टीरिया कैसे सरवाइव कर पाएगा। दूसरी प्रॉब्लम थी सोर्स। जब ये रिसर्च किया गया उस टाइम ऐसा कोई तरीका नहीं था कि ये दो रिसर्चर पूरी क्रेडिबिलिटी के साथ लोगों को यकीन दिला सके, क्योंकि उन दोनों में एक पैथोलॉजी का स्टाफ था तो दूसरा मेडिकल इंटर्न। मेडिकल कम्युनिटी बड़े रिसर्च सिर्फ पीएचडी या बड़े मेडिकल सेंटर से एक्सपेक्ट करती थी। और तीसरी प्रॉब्लम थी उन दोनों की लोकेशन। दोनों ही ऑस्ट्रेलिया के पर्थ के रहने वाले थे और उन दिनों ये जगह इतनी क्रेडिबल नहीं मानी जाती थी, यानी कि इतनी ट्रस्टवर्दी नहीं थी कि कोई विश्वास कर सके कि यहाँ पर कोई रिसर्च कर सकता है और किसी बड़ी बीमारी के बारे में पता लगा सकता है। मार्शल एंड वॉरेन के रिसर्च पेपर कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किए गए। साइंटिस्ट को इस रिसर्च पर यकीन नहीं करने की कई वजह थी, जिससे इस स्टडी का कनेक्शन पेट के बैक्टीरिया से है। लगभग हर इंसान जिसको अल्सर था उसके पेट में ये बैक्टीरिया था, मगर जिनके पेट में ये बैक्टीरिया था उन सबको अल्सर नहीं था। दोनों रिसर्चर हताश हो चुके थे। लेकिन 1984 की बात है जब मार्शल का पेशेंस जवाब दे गया। एक सुबह उठा और अपने साइंटिस्ट दोस्त को लैब चलने को कहा। वहां जाकर उसने बैक्टीरिया से भरी हुई पूरी बोतल को पी लिया। कुछ दिनों बाद ही उसके पेट में किसी अल्सर के पेशेंट की तरह जानलेवा दर्द उठा। जब उसका स्टमक चेक किया गया तो पता चला वो बुरी तरह से जल गया है और लाल हो गया है। अपने इस दर्द को दूर करने के लिए उसने एक एंटीबैक्टीरियल की गोली ली और पूरी तरह से ठीक हो गया। इसके 10 साल बाद यानी कि 1994 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने उन दोनों की इस रिसर्च का समर्थन किया और माना कि एंटीबायोटिक से अल्सर का इलाज किया जा सकता है। वहीं कुछ सालों के बाद दोनों रिसर्चर को उनकी इस खोज के लिए नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। तो आखिर क्यों अपने आइडिया पर लोगों को विश्वास दिलाने के लिए मार्शल को बैक्टीरिया की बोतल गटकनी पड़ी? चलिए डिटेल में इस सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करते हैं। हम क्यों किसी चीज पर विश्वास करते हैं? क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो हमें विश्वास दिलाते हैं, और इसीलिए हम किसी को अपने नए मैसेज पर विश्वास करने को कहते हैं। तो हम लाइफ टाइम लर्निंग को चैलेंज कर रहे होते हैं। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए ऑथर ने एक और एग्जाम्पल दिया है। बात है 1999 की। तब एक ईमेल के जरिए एक मैसेज तेजी से फैल रहा था। किसी कंट्री से शिपमेंट में आने वाले केले किसी खास तरह के बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है। लोगों को आगाह किया गया कि कोई 3 हफ्तों तक केलों को ना खरीदे। इस बैक्टीरिया से होने वाले स्किन रैश को भी लेकर वार्न किया गया। साथ ही कहा इससे मौत भी हो सकती है। मैसेज को भेजने का जिम्मेदार मैनहेम रिसर्च इंस्टीट्यूट को बताया गया था। मैनहेम रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम होने से इस बात की क्रेडिबिलिटी बढ़ गई। ज्यादातर लोग किसी क्रेडिबल सोर्स पर तुरंत भरोसा कर लेते हैं, फिर चाहे वो खबर सच हो भी ना। ये पॉइंट ये साबित करता है कि लोग क्रेडिबिलिटी पर बिलीव करते हैं। मान लीजिए अगर कोई बड़ा आदमी या सेलिब्रिटी किसी चीज को पसंद करता है या उसका ऐड करता है, तो जो लोग उसको फॉलो करते हैं वो भी उस चीज को पसंद करना चाहेंगे या उस पर बिलीव करने लगेंगे। तो आप खुद को कैसे क्रेडिबल बनाएंगे? इस बात को आप ऑथर के दिए गए एक एग्जाम्पल से समझिए। पाम लेफिन नाम की एक महिला थी जो 10 साल की उम्र से सिगरेट का सेवन कर रही थी। 29 साल की उम्र में आते आते उसके लंग खराब हो गए, जिसके बाद ग्रेग कॉनली, डायरेक्टर ऑफ टोबैको कंट्रोल ने एंटी स्मोकिंग कैंपेन चलाया। उनको लेफिन की हालत के बारे में पता चला, फिर उसे अपनी स्टोरी लोगों से शेयर करने को कहा, क्योंकि ग्रेग कॉनली ने अपने पिछले अनुभवों से ये सीखा था कि रियल स्टोरी से बात को कहना ज्यादा इफेक्टिव होता है। लेफिन तैयार हो गई। उन्होंने उसके जीवन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसे टीवी पर दिखाया गया, जिसका नाम था आई कांट ब्रीथ। लेफिन की कहानी सुनकर आप ये तो समझ गए होंगे कि वो सही चुनाव थी एंटी स्मोकिंग कैंपेन के लिए। किसी भी मैसेज की सच्चाई इस बात पर निर्भर करती है कि उसको कहने या बताने वाला कौन है। अगर आपको शैम्पू खरीदना हो तो आप अपने दोस्त पर विश्वास करोगे, न कि किसी ऐड पर। आइए अब स्टैटिक्स को समझते हैं। डिटेल ज्ञान रखने वाला इंसान अक्सर उसकी विशेषज्ञता की वजह से किसी भी तरह से एक अच्छा प्रतिनिधि होता है। जैसे कि एक हिस्ट्री बफ किसी सिविल वॉर की बातें बताकर अपनी विश्वसनीयता दर्शा देता है। हालांकि सिर्फ मैसेज देने वाले में ही क्रेडिबिलिटी नहीं होती, बल्कि मैसेज भी विश्वसनीय होना चाहिए। जैसे द सिविल वॉर में कई सारे दिलचस्प बातें हैं, इसलिए वो अपने आप ही क्रेडिबल है। वहीं कोई भी मैसेज जितना स्पष्ट होगा उतनी विश्वसनीयता बढ़ेगी, लेकिन इसके साथ में ईमानदारी भी जरूरी है। क्लैरिटी का इस्तेमाल करके ही इंटरनल क्रेडिबिलिटी पाई जा सकती है।
स्कूल में ये सिखाया जाता है कि अपनी बहस को मजबूती देने के लिए उसे फैक्ट से प्रमाणित करना चाहिए, लेकिन हम इसका इस्तेमाल तब कैसे करें जब हम अपने दर्शकों को इंगेज करने की कोशिश कर रहे हो। बता दें, यह जरूरी है कि जब आप स्टैटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो इसका ध्यान रखिए कि वो पूरी तरह से प्रभावी होना चाहिए। स्टैटिक्स का इस्तेमाल करें तो रिलेशनशिप को उदाहरण देते हुए स्पष्ट करें, ताकि लोगों को नंबर की जगह रिलेशनशिप ध्यान में रहे। इस बात को हम ऑथर के दिए गए एग्जाम्पल से समझते हैं। बीच पर शार्क अटैक बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर जितने भी होते हैं, आप कैसे लोगों को यह मैसेज दोगे कि बीच पर जाना नॉर्मल है। एक स्टैटिक्स को समझते हैं जो फ्लोरिडा म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ने पब्लिश किया था। उनके स्टैटिक्स के अनुसार बीच पर लोगों की लाइफ गार्ड की मौजूदगी में भी मौत हो जाती है। वजह है डूबने से। स्टैटिक्स की माने तो साल 2000 में 12 लोगों की डूबने से मौत हुई थी, जबकि शार्क अटैक से मौत के मामले सिर्फ 0.4 थे। यह मैसेज आंतरिक क्रेडिबिलिटी होता है। इसे मुश्किल स्टैटिक्स की क्रेडिबिलिटी कही जाएगी, जिसे समझना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ दो मैसेज हैं, एक ये कि शार्क अटैक और डूबने की घटना को कंपेयर करना सही नहीं है, और दूसरा 12 मौत और 0.4। चलिए बात करते हैं एक कमर्शियल ऐड की। यह ऐड शुरू होता है 3 महिलाओं से जो हैमबर्गर खाने गई थी। हैमबर्गर का साइज देखकर तीनों महिलाएं हैरान रह जाती है। तभी उनमें से एक महिला, जिसका नाम क्लारा पेलर था, उसने बर्गर के ऊपर की ब्रेड को उठाया और देखा उसमें बीफ का बहुत छोटा सा ही टुकड़ा रखा है, जो कुछ ज्यादा ही पकाया गया है और उसको बन से अच्छे से कवर किया गया है। महिला ने अपने चश्मा के नीचे से दिखते हुए पूछा, बीफ कहाँ है? तभी ऐड का अनाउंसर बोलता है, कई जगहों पर हमें बर्गर के बन के बीच में बहुत कम बीफ मिलता है। पेलर फिर दोहराती है, बीफ कहाँ है? अनाउंसर फिर से कहता है, केवल वेंडी हैमबर्गर में ज्यादा बीफ मिलता है। यहाँ पर ही आपको ज्यादा बीफ और कम बन मिलेगा। इस ऐड को उस समय बहुत पसंद किया गया था। इस ऐड में वेंडी बर्गर से मिलने वाले फायदे को ध्यान से दर्शाया गया था, क्योंकि वो लोग सच में ज्यादा बीफ देते थे। वेंडी हैमबर्गर ने कस्टमर के फायदे के बारे में सोचा, जिसे ऐड में बड़ी रोचक ढंग से पेश किया गया। इस ऐड का कंपनी को फायदा भी मिला। इसके बाद कस्टमर ये मान गए कि वेंडी का हैमबर्गर दूसरों से अच्छा है, जिसकी वजह से कंपनी के 47% कस्टमर बढ़ गए। आपने नोटिस किया होगा, ये मामला थोड़ा अलग है। इस मैसेज में इंटरनल क्रेडिबिलिटी को नहीं लिया गया, न ही किसी बड़े सेलिब्रिटी से ऐड करवाई गई, न तो इसमें कोई स्टैटिक्स का इस्तेमाल किया गया। तो क्या हुआ यहाँ? दरअसल यहाँ कंपनी ने कस्टमर से ही कहा कि वो उनके इस क्लेम को खुद वेरीफाई करे, यानी खुद ही नोटिस करे क्या सच में वेंडी का बर्गर मैकडी या ऑन हैमबर्गर कंपनी से ज्यादा बीफ देता है। कस्टमर को किसी क्लेम को खुद ही टेस्ट करने को कहना टेस्टेबल क्रेडेंशियल कहलाता है। यह तरीका लोगों को यह बताता है कि खरीदने से पहले अच्छे से परख लो। इस बात को आसानी से समझे तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राई बिफोर द यूज। द टेस्टेबल क्रेडेंशियल कई पहलुओं में प्रॉफिटेबल साबित होता है। इसको ऑथर के दिए एग्जाम्पल से बताते हैं। आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्या आप जैसा 4 साल पहले महसूस करते थे उससे बेहतर अब है? 1980 में प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान रोनाल्ड रीगल ने इसका उपयोग किया था, जिससे वो इस दौरान स्टैटिक्स पर फोकस कर सकते थे। वो महंगाई की बात कर सकते थे, बेरोजगारी की बात कर सकते थे, गिरती इकोनॉमी पर बोल सकते थे। कभी कभी हमारे मन की आवाज गलत हो सकती है, लेकिन इस पर कौन विश्वास करना चाहता है? चलिए इस बात को और ठीक तरह से समझते हैं। कुछ मन की धारणा बनाते हैं। कौन सी घटना ज्यादा लोगों की मौत का कारण बनती है? मानव द्वारा हत्या या आत्महत्या, बाढ़ या टीबी, तूफान या अस्थमा? शायद आपने ये धारणा बना ली होगी कि हत्या, बाढ़ और तूफान से ज्यादा लोग मरते हैं, क्योंकि ऐसा मानना कॉमन है। लेकिन यूएस में 50% आत्महत्या हत्या से ज्यादा होती है। ऐसा ही कुछ बाढ़ और तूफान के साथ भी है। तो लोग गलत प्रेडिक्ट क्यों करते हैं? दरअसल इसका कारण अवेलेबिलिटी बायस, यानी कि ह्यूमन के माइंड की वो स्थिति जिसमें उसे लगता है कि जो तर्क उसके दिमाग में सबसे पहले आता है वही सही है, चाहे फैक्ट कुछ और हो। ज्यादातर मनुष्य को ऐसी चीजें जल्दी याद रह जाती है जो ज्यादा भावुक होती है, या फिर हम उन बातों को नहीं भूल पाते हैं जिन्हें बार बार मीडिया में दोहराया जाता है। इसलिए नहीं कि वो कॉमन होती है, बल्कि इसीलिए क्योंकि अवेलेबिलिटी बायस हमारी सोच को गुमराह करती है। इसे ऑथर द्वारा बताए गए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बच्चा किताब में पढ़ता है कि तूफान से ज्यादा लोग अस्थमा से मरते हैं, लेकिन अवेलेबिलिटी बायस की वजह से उसकी सोच अलग होगी। वो सोच सकता है कि ये रिसर्च करने वाले भी कम दिमाग के हैं, कुछ भी लिख देते हैं। चलिए अब इसे ऑथर के बताए गए दूसरे गेम के एग्जाम्पल से समझते हैं। द नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA। सोचिए कि आपको NBA में आने वाले रुकी को एड्स बीमारी से होने वाले खतरे के बारे में समझाना है। रुकी जनरली 21 साल से कम उम्र के लोग होते हैं और अचानक मिलने वाली कामयाबी के कारण पॉपुलर सेलिब्रिटी बन जाते हैं। हालांकि उन्हें एड्स के बारे में पता न हो ऐसा नहीं है, पर किसी रात वे बहक जाएं और सुरक्षा का ख्याल रखना भूल जाएं। ऐसा हो सकता है। तो आप
एड्स से होने वाले खतरे से उन्हें कैसे आगाह करेंगे। आप विश्वसनीय सोर्स के बारे में सोचेंगे। आप किसी बाहरी इंसान की सहायता लेंगे, जैसे कि कोई पुराना खिलाड़ी जो एड्स से पीड़ित हो और जिसकी लाइफ आप जैसी ही रही हो और किसी पार्टी में उसने होश खो दिया हो। पर अगर आप उन्हें बाहरी तौर पर नहीं पर अंदरूनी मन से मोटिवेट करना चाहते हो तो एनबीए ने ऐसा ही रोचक तरीका अपनाया। उन्होंने एनबीए के मैच शुरू होने से पहले ही रूकी खिलाड़ियों को बुलवाया और 6 दिनों के लिए सभी को एक होटल के रूम में बंद कर दिया, जहां उनके पास न फोन्स थे न पेजर। यहाँ पर उनके लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा गया, जिसमें उन्हें लाइफ की बड़ी लीक्स के बारे में, मीडिया के बारे में तथा मनी मैनेजमेंट के बारे में सिखाया गया। उसी दौरान कुछ लड़कियों को प्लेयर्स के इवेंट के बारे में पता चल गया और वे होटल में पहुंच गई, जहां वे प्लेयर्स से मिली। प्लेयर्स भी अटेंशन मिलने पर खुश थे और उन्होंने लड़कियों के साथ मिलने और पार्टी के प्लान भी बना लिए। अगले दिन जब प्लेयर्स ओरिएंटेशन में पहुंचे तो वहां उन लड़कियों को आया देख सरप्राइज हो गए। फिर उन लड़कियों ने फिर से अपने सही परिचय दिए और बताया कि वो सभी HIV पॉजिटिव है। इस तरह वहां पर एड्स के बारे में बातें शुरू हो गई और प्लेयर्स को एहसास हुआ कि एक दिन की नासमझी से पूरी जिंदगी कैसे खराब हो सकती है। बातों में इमोशन का मेन रोल। इमोशन का यूज करके मैसेज को और स्टिकी बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर आप सामने वाले की इमोशन को समझकर बात करते हैं तो आपकी बात उसे समझ में आना तय है। हमारा ये एपिसोड इमोशन पर ही है। इमोशन यानी भावना। ऑथर ने इस बात को एक एग्जाम्पल से समझाया है, जिसमें हम बात करते हैं मदर टेरेसा की, जिन्होंने कहा था कि अगर मैं भीड़ की तरफ देखती हूँ तो मैं कभी एक्ट नहीं करूंगी, लेकिन अगर मैं किसी एक की तरफ देखती हूँ तो करूंगी। साल 2004 में एक यूनिवर्सिटी ने यह देखने के लिए एक रिसर्च किया कि क्या दूसरे लोग भी मदर टेरेसा की तरह एक्ट करते हैं। रिसर्चर ये तुलना करना चाहते थे कि लोग किसी अनडिसाइडेड प्रोग्राम में ज्यादा भागीदारी देते हैं या किसी एक इंसान के लिए चैरिटी ज्यादा करते हैं। इस सर्वे को करने के लिए उन्होंने सर्वे में भाग ले रहे लोगों को $5 दिए थे, ताकि हर प्रतिभागी के पास डोनेट करने के लिए थोड़ा कैश रहे। साथ ही सभी को 2 लिफाफे दिए, जिसमें एक लेटर का एक वर्जन था, विश्व के बच्चों के कल्याण के लिए डोनेशन कलेक्ट करना, तो वहीं दूसरा वर्जन था एक गरीब 7 साल की लड़की रोकिया, जो गरीबी और भुखमरी से जूझ रही थी। अगर उसकी कुछ मदद हो जाएगी, उसकी लाइफ बदल जाएगी। रिसर्चर ने प्रतिभागियों को दोनों तरह के लिफाफे दिए और वहां से चले गए। प्रतिभागियों को दिए गए लिफाफे में पैसे रखने थे और उसको सील लगाकर रिसर्चर को वापस देना था। जब उन लिफाफों को खोलकर देखा गया कि विश्व के बच्चों वाले लिफाफे के लिए $1.14 कलेक्ट हुए, तो वहीं रोकिया के लिए $2.38 का डोनेशन मिला, यानी 2 गुना। सर्वे से पता चल गया कि कई लोगों की राय मदर टेरेसा से मिलती थी। मतलब यह है कि लोगों को परेशानी बताकर एनालाइज करवाना और उस पर एनालिटिकल एक्ट करवाने से ज्यादा आसान है उनके इमोशन का इस्तेमाल करना। जब लोगों ने पहला मैसेज पढ़ा तो उन्होंने हालात को परखा और उन्हें लगा कि उनकी थोड़ी सी रकम से इस सिचुएशन पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। वहीं जब दूसरे मैसेज को लोगों ने पढ़ा और एनालाइज किया तो ये लेटर उनके इमोशन को छू गया, जहां उन्होंने एनालिटिकली नहीं बल्कि इमोशनली डिसीजन लिया। और इमोशंस हमेशा लॉजिक से स्ट्रांग होते हैं। हर कोई ये बात मानता है कि बहुत सारे लोग अफ्रीका में प्रॉब्लमेटिक लाइफ जी रहे हैं। इस फैक्ट को लेकर कोई 2 राय नहीं है, लेकिन फिर इस विश्वास की वजह से ये बिल्कुल नहीं हो जाती कि ये लोग केयर भी करेंगे। ज्यादा खाना खाने से बीमारी घेरती है, सब जानते हैं, लेकिन ये फैक्ट जानते हुए भी लोग ज्यादा इस बारे में नहीं सोचते। पहले सर्वे से ही ये बात समझ आ गई है कि डोनर बड़े कॉज यानी जहां ज्यादा लोग शामिल हो, उनकी अपेक्षा ये लोग सिंगल लोगों की ज्यादा परवाह करते हैं। इसलिए लोग अफ्रीका के गरीब लोगों के बजाय एक बच्चे की हेल्प करना ज्यादा जरूरी समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट जानवरों में भी ऐसे ही काम करता है। इसे हम ऑथर के ही दिए गए एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। किसी फार्म सेंचुरी में जानवरों के खिलाफ बढ़ रहे अत्याचारों के खिलाफ एक संस्था आवाज उठाती है, तो लोग आगे आकर गाय, बकरी और मुर्गियों को गोद ले लेते हैं। लेकिन कोई भी जनरल एडमिनिस्ट्री में डोनेशन नहीं करना चाहता। लेकिन लोगों को केयरिंग बनाने के लिए हमेशा चैरिटी की जरूरत नहीं होती। मैनेजर्स को लोगों को कठिन काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। टीचर को स्टूडेंट्स के मन में लिटरेचर को लेकर केयर लानी चाहिए। एक्टिविस्ट को लोगों को शहर के लिए सोचने के लिए मजबूर करना चाहिए। यह एपिसोड स्टिकीनेस के इमोशनल पहलू को बताता है। जैसे टीनेजर्स को यह बात पता होता है कि स्मोकिंग स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है, फिर भी वे स्मोकिंग नहीं छोड़ते, तो आप उनसे स्मोकिंग कैसे छुड़वाओगे? दरअसल आपको उन्हें केयर कराना सिखाना होगा। कैसे? इसके लिए ऑथर ने एक एग्जाम्पल दिया है। एड की शुरुआत होती है घने अंधेरे से और नीचे कैप्शन आता है बीड़ी तंबाकू कंपनी के बाहर का सीन। तभी 18 पहियों वाली एक गाड़ी वहां कर रुकती है, जिसमें से कुछ टीनेजर्स उतरते हैं, जो एक एक करके कुछ भारी बोरियां उतारते हैं जिन पर लिखा था बॉडी बैग।
धीरे धीरे बॉडी की संख्या बढ़ती जाती है। तभी एक टीन चिल्लाता है कि क्या तुमको पता है हर दिन कितने लोग तंबाकू से मरते हैं? वो बताता है 1800, यानी उतनी ही जितनी बोरियां वहां लाई गई थी। इस एड कैंपेन को नाम दिया गया था ट्रुथ कैंपेन। ऐसे वीडियो देखकर आप खुद को गुस्सा होने से नहीं रोक सकते। इसके बाद एक और कैंपेन ऐड आया जिसका नाम थिंक डोंट स्मोक। इसके बाद जब टीन से पूछा गया कि उन्हें कौन सा ऐड याद है तो 22% को ट्रुथ कैंपेन याद था। सिर्फ 3% को थिंक डोंट स्मोक याद था, जबकि 70% को दोनों याद थे। मतलब टीन्स ने दोनों ऐड देखे, लेकिन एक ज्यादा लोगों को याद रहा। यह सिर्फ मात्र सर्वे नहीं था, इससे फायदा भी हुआ। फ्लोरिडा में 2 साल के कैंपेन के बाद कई स्टूडेंट्स ने स्मोकिंग छोड़ दी थी। अभी तक इमोशन एपिसोड से हमने सिंपैथी और एंगर को समझा, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों को अपने मैसेज को लेकर केयरिंग भी बनाओ। आगे ऑथर ने एक और एग्जाम्पल दिया है। रेशम एक जापानी फिल्म थी जो 1950 में आई थी। ये फिल्म 4 कैरेक्टर पर आधारित थी। ये फिल्म कई फ्लैशबैक के साथ आगे बढ़ रही थी, जिसमें हर एक कैरेक्टर अपनी घटनाओं को याद कर रहा था। लेकिन मूवी के खत्म होने के बाद किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। फिल्म आइंस्टाइन थ्योरी जैसी थी, यानी यहाँ यूनिकनेस की कमी थी। ऐसे ही 1985 में एक आर्टिकल आया था जिसमें 2 शब्दों का इस्तेमाल 2 से ज्यादा बार हुआ था, यूनिक और अनयूजुअल। यूनिक चीज कई सारे अनयूजुअल यानी असामान्य चीजों से बनी होती है। अगर आपको ज्यादा यूनिक करना है तो अनयूजुअल चीजों पर ध्यान देना होगा। दरअसल जो कभी अनयूजुअल कहा जाता था वो अब यूनिक हो चुका है। लोगों को केयरिंग बनाने का सबसे बुनियादी तरीका उन चीजों के बीच संबंध बनाना है जिनकी वे परवाह करते हैं या जिनकी उनको परवाह नहीं है। चलिए इसे ऑथर के दिए एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से समझते हैं। एक स्पोर्ट्समैन का एक पोस्टर वायरल होता है जिसमें वो रॉकेट फेंक रहा है और अपने सीनियर से बहस कर रहा है, लेकिन अब ऐसे व्यवहार से लोगों को फर्क नहीं पड़ता। बुरा बर्ताव खेल में आम बात है। स्पोर्ट्समैनशिप एक समय में काफी प्रचलित था। हालांकि स्पोर्ट्समैनशिप की सबसे अच्छी बात यह है कि उस पोस्टर के खिलाड़ी ने खुद अपने सीनियर की बाद में तारीफ की, क्योंकि उसे पता था कि अभी भी स्पोर्ट्समैनशिप का सम्मान किया जाता है। लेकिन कभी कभी आवेश में आकर स्पोर्ट्समैन बेवकूफों की तरह बिहेव कर देते हैं। यही वजह है कि स्पोर्ट्समैनशिप कभी कभी लोगों को मोटिवेट करने में नाकाम हो जाती है। इसके लिए जरूरत है ऐसे रास्ते निकले जिससे लोग बुरे बर्ताव वाले जेस्चर को भूलकर अच्छे बर्ताव को बढ़ावा दें। इसे ऑनरिंग द गेम नाम दिया गया। लोग खेल की परवाह करते हैं। इससे ये पॉइंट सिद्ध किया जाता है कि किसी खेल की गरिमा किसी एक इंसान से बहुत बड़ी होती है। खेल को सम्मान देना देशभक्ति जैसा होता है। इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम लोगों से केयर चाहते हैं तो उन चीजों पर फोकस करना होगा जिनकी लोग केयर करते हैं। तो लोग किस चीज की केयर सबसे ज्यादा करते हैं, आपको पता है? चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या लोग सबसे ज्यादा फिक्र फैमिली की करते हैं या फिर फ्रेंड्स की? जवाब है खुद की। चाहे कितना भी कह ले या छुपाने की कोशिश कर ले, मगर सच यही है कि लोग सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं, फिर बाकी चीजों की फिक्र करते हैं। इसको समझाने के लिए ऑथर ने एक एग्जाम्पल भी दिया है। ये उन दिनों की बात है जब केबल टीवी घर में नहीं होता था। लोगों को केबल का इंपॉर्टेंस बताने के लिए एक सर्वे किया गया जिसमें लोगों से घर घर जाकर केबल के महत्व समझाने की कोशिश की गई। पहला मैसेज कुछ इस प्रकार था, टीवी को अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो ये लोगों की लाइफ जीने की प्लानिंग में मदद कर सकता है। टीवी से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, ज्यादा टाइम फ्रेंड और फैमिली के साथ बिता सकेंगे, वहीं लोगों को बाहर समय बिताने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा मैसेज कुछ इस प्रकार था, टीवी को अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो यह आपको बेहतर लाइफ जीने की प्लानिंग में मदद कर सकता है। टीवी से आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और आप ज्यादा टाइम अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ बिता सकेंगे। आपको बाहर समय बिताने की जरूरत नहीं होगी। कुछ लोग शायद ये कहेंगे कि उन्हें दोनों मैसेज में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप दोनों मैसेज को ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि दूसरे मैसेज में आप शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और ये बात सच है, जिन लोगों के पास दूसरे वाला मैसेज पहुंचता था उन्होंने केबल टीवी खरीदने में ज्यादा रुचि दिखाई। इस मैसेज से यह साफ पता चलता है कि अच्छी सुविधा देकर आप लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। यह तभी पॉसिबल होता है जब लोग खुद को खास रोल में देखना चाहते हो। अब हम आपको एक और ऑथर के दिए एग्जाम्पल को बताते हैं। जॉन कैपलेस एक कॉपीराइटर जिनका मानना था कि संकीर्ण स्वार्थ यानी नैरो सेल्फ के बाहर पावरफुल इंस्पिरेशन होती है। उन्होंने इसे लेकर एक स्टोरी बताई जो कि एक बिजनेसमैन के बारे में थी जो एक एजुकेशनल फायर सेफ्टी पर फिल्म तैयार कर रहा था जिसका मकसद फायरमैन की हेल्प करना था। उन्होंने बताया कि 3 तरीके से कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सकता है, जो कि है सेक्स, लालच और डर। उनका यह भी मानना था कि लालच इस मामले में सबसे अच्छा साबित होगा, तो उन्होंने उसके लिए कुछ गिव अवे आइडियाज निकाले, यानी कि फ्री ऑफर। उन्होंने एक कंपनी में फोन किया
और पूछा, क्या आप अच्छे दाम पर अपने एजुकेशनल प्रोग्राम से संबंधित एक फिल्म देखना चाहेंगे? जवाब था हाँ। दूसरा सवाल लालच से जुड़ा था। उन्होंने पूछा, क्या आपके फायर फाइटर्स फिल्म देखने के बदले में पॉपकॉर्न पॉपर लेना पसंद करेंगे? जवाब था, क्या आपको लगता है कि कुछ पॉपकॉर्न पॉपर के कारण हम फायर सेफ्टी प्रोग्राम का उपयोग करेंगे? तो कुछ इस तरह कभी कभी सेल्फ इंटरेस्ट भी उल्टा पड़ जाता है। ये मिस्ट्री और भी गहरी हो जाती है जब राजनीति की बात आती है। पारंपरिक सोच ये है कि वोटर सेल्फ इंटरेस्ट से कई ओपोनेंट होते हैं। जैसे कि अगर वादा ये किया गया है कि ज्यादा इनकम वालों के लिए मार्जिनल टैक्स में बढ़ोतरी की जाएगी, तो जाहिर है अमीर लोग अगेंस्ट वोट करेंगे और बाकी लोग इस वादे की वजह से पक्ष में वोट डालेंगे। एक्चुअली में यहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट की ट्रेडिशनल थिंकिंग गलत साबित होती है। इस बात के कोई सबूत नहीं है कि पब्लिक ओपिनियन को नैरो सेल्फ इंटरेस्ट से गेस किया जा सकता है। इसे आपको ऑथर के दिए एग्जाम्पल से समझाते हैं। 1998 की बात है, जहां पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर ने एक सर्वे किया। उन्होंने राजनीति में सेल्फ इंटरेस्ट के प्रभाव की व्याख्या की। अमेरिकन ने फायदे और नुकसान को सोचे बिना अपने विचार रखे। बेरोजगार भी आर्थिक हालातों के लिए बनाई गई पॉलिसी के साथ खड़े नहीं हुए। हेल्थ फैसिलिटी की जरूरत वाले लोगों ने भी सरकार के गवर्नमेंट हेल्थ की पॉलिसी पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा ही सरकारी स्कूलों और महिला संबंधी पॉलिसी के साथ भी हुआ। तो अगर लोग अपने स्वार्थ को सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो किसे कर रहे थे? किसी पब्लिक पॉलिसी का इफेक्ट जब इंपॉर्टेंट और डायरेक्ट होता है तब सेल्फिशनेस बहुत मायने रखता है। स्वार्थ महत्वपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम लोगों को इस बारे में अपील करके उन्हें केयर करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन ये सीमित रंगों के इस्तेमाल जैसा है। अपने स्वार्थ के इर्द गिर्द अपने विचारों को संरचित करना हमेशा एक ही ढंग से पेंटिंग करने जैसा है। यह हमारे लिए दम घुट जाना जैसा है और दूसरों के लिए एफर्टलेस हो जाता है। चलिए अब हम आपको अलजेब्रा की नीड्स के बारे में बताते हैं। आप ये भी अच्छे से जानते होंगे कि बीजगणित की क्लास में स्टूडेंट से 2 सवाल जरूर पूछते हैं। पहला, हमें इसे क्यों सीखना है? क्या हम इसका उपयोग कभी करेंगे? चलिए इसका जवाब भी ऑथर द्वारा दिए गए एग्जाम्पल से बताते हैं। 1993 में अलजेब्रा पर होने वाली कॉन्फ्रेंस में अलजेब्रा क्यों पढ़े, इस सवाल के जवाब कुछ यूं आए। अलजेब्रा विशिष्ट से सामान्य होने का मेथड देती है। इसे समझने की ऐसी भाषा विकसित होती है जिसे लोग आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अलजेब्रा सिंबल के आधार पर आसपास की दुनिया को समझने लायक तरीका देती है। अलजेब्रा मैथ्स के द्वारा अपनी दुनिया को समझने का आधार देती है। अलजेब्रा वेरिएबल्स की साइंस है। इससे बड़े डेटा को वेरिएबल्स की मदद से समझने का मौका मिलता है और डेटा के द्वारा दी गई संरचना को प्राप्त किया जा सकता है। अब अगर ऊपर दिए गए लॉजिक या कारणों के लिए किसी स्टूडेंट को अलजेब्रा पढ़ने को कहा जाए तो क्या उसे ये सहज लगेंगे? ये लॉजिक अलजेब्रा एक्सपर्ट्स के लिए अच्छे हैं, पर स्टूडेंट के समझ आने के लिए काफी मुश्किल है। इसे ही ज्ञान का अभिशाप यानी नॉलेज कर्स कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि स्टूडेंट्स को समझ आने वाले और अलजेब्रा में रुचि पैदा करने के लिए एक दूसरे टीचर ने क्या कहा। हाई स्कूल डिप्लोमा पाने के लिए अलजेब्रा पढ़ना जरूरी है। साइंस और मैथ्स के किसी भी करियर के लिए ये जरूरी है। मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाकर मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। अलजेब्रा लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम आती है, चाहे वो घर खरीदना हो या कोई बजट बनाना हो। स्टूडेंट ने इस तरीके को जल्दी समझा और अपनाया। उन्होंने ये महसूस किया कि स्कूल में मैथ्स उनके नॉर्मल लाइफ में भी यूजफुल है। एक और टीचर ने कुछ इस तरह समझाया कि मैथ हमारे दिमाग की वेट लिफ्टिंग ट्रेनिंग जैसी है, जो लाइफ के हर रोल में काम आएगा, चाहे हम डॉक्टर, टीचर या पेरेंट्स बने। अगर हम मैथ्स को लाइफ के अपलिफ्टमेंट से जोड़ दें तो सभी स्टूडेंट्स इसको जरूर पढ़ना चाहेंगे। चलिए अब आगे ऑथर के एक और एग्जाम्पल को बताते हैं। डैन कूड़े पर रिसर्च करने वाली नामी रिसर्चर है। वो 16 स्टेट के साथ इसको लेकर काम कर चुके हैं। ये प्रोजेक्ट की शुरुआत में सड़कों में पड़े कूड़े से करते और खुद जाकर उसकी काउंटिंग करते थे। 1980 में डैन और उनकी संस्था को टेक्सास ने हायर किया। यहाँ पर कूड़े की समस्या गंभीर हो चुकी थी। स्टेट यहाँ सफाई के लिए हर साल $25 खर्च कर रहा था और हर साल ये कीमत 15% बढ़ती जा रही थी। इसके लिए उन्होंने कृपया सड़कों पर कूड़ा न फैलाएं के साइन बोर्ड भी लगवाए, लेकिन असर नहीं हुआ। कूड़े के खिलाफ दिया गया संदेश इमोशनल होता है, लेकिन इससे कई इमोशन जुड़े हुए होते हैं। ये अपराध और शर्म की बात है। डैन जानते थे इस कूड़े की समस्या से कैसे निपटा जाए। इसके लिए उनको उन लोगों तक पहुंचना था जो सड़क किनारे पड़े कूड़े पर आंसू नहीं बहाना चाहते थे, और ये 18 से 35 साल के लोग थे जो किसी इमोशनल मैसेज से मोटिवेट नहीं होने वाले थे। इनके लिए सॉरी शब्द किसी काम का नहीं था। इसके बाद डैन ने अपने साथ एक ट्रक में दाढ़ी मूंछ वाले आदमी की फोटो को रखा और कहा, यही हमारी टारगेट ऑडियंस है। हम इन्हें बुब्बा कहेंगे क्योंकि इस कैंपेन के लिए लालच या अन इमोशन काम नहीं करने वाले थे, इसलिए डर को अपनाया गया। फाइन और सजा दी जा सकती थी, लेकिन बुब्बा के लिए ये भी किसी काम के नहीं थे।
जिसके बाद कैंपेन के लिए स्लोगन तैयार किया गया जो था डोंट मेस विथ टेक्सास। इसके लिए एक एड तैयार किया गया जिसमें 2 काउबॉय प्लेयर को लिया गया। एड में दिखाया गया दोनों लोग सड़क के किनारे कूड़ा साफ कर रहे थे। तभी उनमें से एक आगे आया और बोला, अगर तुम्हें वो शख्स मिले जिन्होंने यहाँ कूड़ा फेंका है तो उनसे कहना कि मुझे उनसे कुछ कहना है। तभी दूसरा आगे आता है जिसके हाथ में एक बियर कैन होती है, वो भी यही कहता है। तभी ऑफ कैमरा आवाज आती है जो पूछती है मैसेज क्या है। दूसरा प्लेयर बियर कैन को क्रश करके कहता है मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तभी पहला प्लेयर कहता है टेक्सास से पंगा नहीं लेना। इस काम के लिए किसी सेलिब्रिटी को लिया जा सकता था, कोई बॉक्सर भी ये बात कह सकता था, लेकिन अगर ऐसा करते तो बॉक्सर अथॉरिटी के रोल में होता जो बुब्बा को पसंद नहीं आता। इस कैंपेन को सक्सेस मिली। कुछ महीने के बाद 29% कूड़ा कम हो गया और अगले 5 सालों में ही सड़कों पर जमे कूड़े की प्रॉब्लम्स 72% कम हो गई। लास्ट बट नॉट लिस्ट, इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि कैसे अपने मैसेज को स्टोरी का रूप देकर अपने आइडिया को स्टिकी बनाया जा सकता है। इसे ऑथर की बताई हुई स्टोरी से समझते हैं। एक अस्पताल में एक न्यू बॉर्न बेबी की हालत सीरियस थी। उसे एक नर्स मॉनिटर कर रही थी। धीरे धीरे बेबी का कलर नीला पड़ने लगा था। तभी नर्स ने घबराकर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने तुरंत लंग्स का ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। तभी नर्स को पहले का ही एक ऐसा ही किस्सा याद आया जिसमें कुछ इसी तरह के सिम्टम्स थे, लेकिन उस बच्चे को लंग्स की नहीं हार्ट की प्रॉब्लम्स थी। नर्स ने देखा डॉक्टर उसके हार्ट की जगह लंग्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तभी उसने डॉक्टर को कहा लंग्स छोड़कर बच्चे की हार्ट की ट्रीटमेंट कीजिए। डॉक्टर ने कहा हार्ट मॉनिटर तो नॉर्मल दिखा रहा है। फिर भी नर्स ने इंसिस्ट किया कि वो हार्ट का ही ट्रीटमेंट करे। जब डॉक्टर ने हार्ट का ट्रीटमेंट किया तो पता चला नर्स एकदम सही थी, बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम ही थी और इलाज के बाद बेबी का कलर फिर से नॉर्मल हो गया। बाद में पता चला कि हार्ट मॉनिटर ही खराब था। इस स्टोरी का मोटिव ये था कि इस स्टोरी की वजह से कई जानें बचाई जा चुकी है, क्योंकि जब भी कोई नर्स ये स्टोरी सुनाती है तो उसके दिमाग में छप जाती है, तो वो इस स्टोरी से इंस्पायर होकर कंडीशन को हैंडल करती है, जिसकी वजह से वो एक बच्चे की जान बचा पाती है। ये स्टोरी भले ही उन लोगों के काम की ना हो जो मेडिकल फील्ड में काम नहीं करते हो, लेकिन ये इंस्पायर सभी को करती है। स्टोरी का नाता मनोरंजन से होता है, चाहे वो मूवी और किताब, कोई टीवी शो हो या फिर मैगजीन। जब बच्चे कहते हैं स्टोरी सुनाओ तो वे इंटरटेनमेंट की डिमांड रखते हैं। जब कोई स्टोरी टीवी पर देखता है तो उसे कॉच पैटोटो कहते हैं। जब कोई किताब पढ़ता है तो हम कहानी लिखने वाले यानी लेखन की दुनिया में पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या होगा जब कोई स्टोरी आपको ड्रामेटिक अंदाज में आपके नॉलेज से जुड़ी बात बता दे? एक रिसर्च में यह बात सामने आई है कि किसी स्टोरी को पढ़ने वाले और उसके नायक का रिश्ता धुंधला सा होता है। इसे समझने के लिए ऑथर ने एक स्टडी का एग्जाम्पल दिया। एक स्टडी की गई जिसमें प्रतिभागियों को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। पहली ग्रुप की स्टोरी में ऑब्जेक्ट को मुख्य कैरेक्टर के साथ जोड़ा गया, जैसे जॉन ने जॉगिंग पर जाने से पहले अपना स्वेट शर्ट पहना। दूसरे ग्रुप में उसी ऑब्जेक्ट को मेन कैरेक्टर से हटा दिया गया, जैसे जॉन ने जॉगिंग पर जाने से पहले अपना स्वेट शर्ट उतार दिया। कहानी स्वेट शर्ट के रेफरेंस में दी गई। फिर कंप्यूटर ने यह पता लगाया कि उन दोनों वाक्यों को पढ़ने में कितना समय लगा। इस दौरान कुछ अजीब हुआ। जिन लोगों ने जॉगिंग पर जाने से पहले अपना स्वेट शर्ट उतार दिया था, उन लोगों ने वाक्य को पढ़ने में ज्यादा समय लिया। ऐसा क्यों हुआ? चलिए समझते हैं। दरअसल जब हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो उसे विजुअलाइज भी कर रहे होते हैं। जॉन ने अपने स्वेट शर्ट को घर पर छोड़ा। उस समय लिसनर्स के दिमाग में भी घर की दूसरी चीज भी घूम रही होगी जिसको उन्होंने फॉलो किया होगा। हम केवल सिंपली स्टोरी को विजुअलाइज नहीं करते, हमारा दिमाग एक कमरे से दूसरे कमरे में दौड़ता है। हम सिमुलेशन करते हैं, यानी सच जैसी चीजों को क्रिएट करते हैं। इस बात को समझाने के लिए ऑथर के दिए हुए एग्जाम्पल को बताते हैं। एक बार एक स्टूडेंट के ग्रुप को उनसे उनकी परेशानी बताने को कहा गया और उन्हें यह कहा गया कि इसका उद्देश्य परेशानी को कैसे सुलझाए ये सीखना है। उन्हें समस्या सुलझाने के लिए कुछ चीजें बताई गई, जैसे इसके लिए पहले समस्या के बारे में सोचो, फिर सोचो अब क्या कर सकते हो, एक कदम आगे बढ़ाओ इससे निपटने के लिए और फिर इसको सुलझाओ। ऐसे करने से आपका स्ट्रेस कम होगा और इस बात की खुशी भी होगी कि आपने कैसे समस्या को ठीक किया। ये बोलकर एक ग्रुप को घर भेज दिया गया और 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट देने को कहा गया। ये कंट्रोल ग्रुप था। दूसरे को लैब में रहने को कहा और उन्हें समस्या संबंधी सभी पहलुओं को विजुअलाइज करने को कहा गया। वही स्टेप जो पहले ग्रुप के स्टेप को करने को कहा गया था। ये इवेंट सिमुलेशन ग्रुप था। तीसरा ग्रुप था आउटकम सिमुलेशन, जिनसे कहा गया कि आप अपनी समस्या का सिर्फ सकारात्मक पहलू ही देखो और भविष्य के बारे में सोचो। उसके बाद उन्हें भी घर भेज दिया गया। फिर वो दिन आया जब ये पता करना था कि कौन सा ग्रुप बेहतर ढंग से समस्या को सुलझाना सीखा है। वो ग्रुप था इवेंट सिमुलेशन का। रिजल्ट काफी कॉमन सेंस लिए हुए था, क्योंकि साइकोलॉजी भी विजुअलाइजेशन की सक्सेस को मानती है। अब आपको ऑथर का दिया हुआ एक और दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। 90 के अंतिम सालों में फास्ट फूड कंपनी
सबवे ने एक कैंपेन शुरू किया जिसका स्लोगन था 7 अंडर 6, यानी कि 7 सब मील में सिर्फ 6 ग्राम फैट होता है। इस हिसाब से लोग हेल्दी रहेंगे। लेकिन सबवे का अगला कैंपेन 7 अंडर 6 पर बेस नहीं रह पाया। इसकी वजह थी जॉर्ज फागेल, जिसका वेट बहुत ज्यादा था। उसने जब इस कैंपेन के बारे में सुना तो उसने सोचा क्यों ना मैं इसे ट्राई करूं। फागले ने इसे ट्राई किया और साथ ही वॉकिंग और एक्सरसाइज पर ध्यान दिया। 3 महीनों में उसने 245 पाउंड वेट कम किया। जब सबवे कंपनी को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इस पर एड बनाई और इस तरह सबवे की पॉपुलैरिटी बढ़ गई। हमें ऑथर बताते हैं कि अरिस्टो का मानना था कि 4 प्राथमिक नाटकीय प्लांट्स होते हैं: सिंपल ट्रेजिक, सिंपल फॉर्चुनेट, कॉम्प्लेक्स ट्रेजिक और कॉम्प्लेक्स फॉर्चुनेट। वहीं यह भी मानना है कि किसी स्टोरी को लिखते समय 3 बेसिक प्लॉट होते हैं: चैलेंज प्लॉट, कनेक्शन प्लॉट और क्रिएटिविटी प्लॉट। इन प्लॉट के जरिए 80% स्टोरी का वर्गीकरण किया जा सकता है। बात करते हैं चैलेंज प्लॉट की। ऑथर ने इसे समझाने के लिए एक स्टोरी का सहारा लिया। डेविड और गोलियत की कहानी चैलेंज प्लॉट से बनी है, जिसका किरदार चैलेंज से जूझता है और सक्सेसफुल हो जाता है। चैलेंज प्लॉट हमें बेहतर ढंग से इंस्पायर करते हैं। ये हमें मेहनत करना सिखाते हैं, चुनौती लेना सिखाते हैं, परेशानियों से लड़ना सिखाते हैं, जैसा कि एक अमेरिकन बूढ़ी महिला ने किया जो फर्नीचर का बिजनेस करती थी और अपने 100 साल में भी 7 दिन काम करती थी। यहाँ तक कि उसने अपने 100वें जन्मदिन पर काम शाम तक किया। ऐसी कहानी हमें प्रेरणा देती है, काफी कुछ सिखा जाती है। ऑथर की बताई एक और स्टोरी से कनेक्शन प्लॉट को समझते हैं। ऐसी स्टोरी जो ऐसे लोगों के बीच रिश्ता बनाए जिनमें भेदभाव, क्लास, धर्म, जनसंख्या आदि संबंधी कोई गैप न हो। इसमें कोई जीने मरने का कंडीशन न हो। ये इतना सिंपल हो जितना कुक की बोतल। जैसे कोई मैला कुचेला व्हाइट गरीब प्रशंसक अपने फेवरेट प्रसिद्ध ब्लैक एथलीट से मिलता है, तब एक कुक की बोतल उन दोनों को कनेक्ट करती है। कनेक्शन प्लॉट रोमांटिक स्टोरी के लिए बड़े अच्छे होते हैं। जरा एक बार रोमियो और जूलियट के बारे में सोचिए और फिर पॉपुलर फिल्म टाइटैनिक को याद करिए। ये प्लॉट प्रेरित करते हैं दूसरों की हेल्प करने के लिए, प्यार करने के लिए और काम करने के लिए भी। जहाँ चैलेंज प्लॉट आने वाले चैलेंज के बारे में होता है, तो कनेक्शन दूसरों के साथ हमारे रिश्तों के बारे में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रिएटिव प्लॉट की। ये प्लॉट इंस्पिरेशनल स्टोरी का हिस्सा होता है। एक आदर्श स्टोरी जैसे न्यूटन के सिर पर सेब का गिरना। क्रिएटिव प्लॉट में किसी को मानसिक सफलता प्राप्त करना शामिल होता है, जैसे पजल सॉल्व करना। हमने इस स्टोरी की शुरुआत नर्स स्टोरी से की थी, जो गैरी कैलिन की थी। वो एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने पहुंची। क्लीन ने जो लास्ट में ब्रीफिंग की वो बाकी लोगों को कम पसंद आई, क्योंकि क्लीन चाहती थी कि उनका मैसेज सिंपल और अप्लाई किए जाने के योग्य बने, न कि कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल। उन्होंने कहानियों के रूप में कंटेंट बनाया जिसमें इमोशन, फन और लोगों की चिंताएं शामिल थी। कहानियां आसानी से कर्स ऑफ नॉलेज को हरा सकती है, क्योंकि उनमें इमोशंस होते हैं और अनएक्सपेक्टेड एलिमेंट्स भी, जो लोगों के मूव ऑन करने के लिए काफी है। और अगर स्टोरी सिंपल हो तो और भी इफेक्टिव होगी और आपका मैसेज आसानी से कन्वे करेगी। कहानियां सिखाती भी है और इंस्पायर भी करती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हर साल स्टैनफोर्ड की एक चिप की क्लास में मेकिंग आइडिया स्टिक का सेशन चलता है। इस क्लास में सिखाया जाता है कि कौन सा आइडिया स्टिकी होता है और कौन सा नहीं। स्टूडेंट को सरकार की तरफ से जारी डेटा दिया गया जो यूएन के क्राइम पैटर्न के बारे में था। आधी क्लास को 1 मिनट के स्पीच में इक्विवेलेंट को सहमत कराने को कहा कि नॉन वायलेंट क्राइम अमेरिका में सीरियस प्रॉब्लम है, और आधे को ये प्रूफ करने को कहा कि ये सीरियस नहीं है। स्पीच के बाद सभी लिसनर्स को स्पीकर को रेट करना था कि कैसा उन्होंने बोला। बता दें, इस एक्सरसाइज में ज्यादा अच्छे स्पीकर्स को ज्यादा रेटिंग मिली, लेकिन इस दौरान स्टूडेंट्स का ध्यान भटकाने के लिए चिप ने एक वीडियो क्लिप प्ले किया। फिर उन्होंने स्पीच को कागज पर लिखने को बोला। जब स्टूडेंट को स्पीच याद करने को बोला गया था, 63% को तो स्टोरी याद थी और सिर्फ 5% को स्टैटिक्स याद रहा। इस दौरान स्पीकिंग टैलेंट और स्पीडी आइडिया बनाने के बीच कोई कोरिलेशन नहीं दिखा। जो लोग अच्छे वक्ता थे वे आमतौर पर अपने स्टिकी आइडिया में दूसरों से बेहतर नहीं होते। आखिर क्यों ये स्मार्ट टैलेंट स्पीकर स्टिकी आइडिया नहीं बना सके? कुछ विलेन यहाँ इसके जिम्मेदार हैं। पहला होगा बरी द लीड। बहुत ज्यादा नॉलेज कभी कभी मुसीबत बन जाती है। हम उसमें खो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी सूचना शेयर नहीं कर पाते। दूसरा विलेन होता है प्रेजेंटेशन में मैसेज से ज्यादा फोकस करने की टेंडेंसी। किसी आइडिया को स्टिकी बनाने के लिए जरूरी है कि आपकी ऑडियंस मैसेज को ध्यान से सुने, उसे समझे, याद रखे, सहमत हो जाए या विश्वास करे, परवाह करे और उसके अकॉर्डिंग वर्क करना शुरू करे। आखिर में बुक के कंक्लूजन को समझते हैं। मेड टू स्टिक बुक की समरी में आपको मैंने सक्सेस के 6 प्रिंसिपल बताए। ट्रिक बस इतनी सी है कि मैसेज को इतना इजी रखें कि वो आसानी से चिपक जाए और लोगों को आसानी से समझ आ जाए। आपको आइडिया को अनएक्सपेक्टेड बनाना है ताकि लोग मैसेज को अटेंशन दे।
इसके साथ ही आपको मैसेज को कॉन्क्रीट बनाना है ताकि लोग मैसेज न भूल सके और उन्हें हमेशा याद रहे। जरूरी ये भी है कि आपका मैसेज क्रेडिबल हो ताकि लोग आपके मैसेज पर विश्वास कर सके। आपको इसे इमोशनल भी बनाना होगा ताकि लोग आपके मैसेज की परवाह कर पाएं। और अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके मैसेज पर एक्ट करें तो आपको